नेबरिंग कंट्रीज़ को देखें तो आर्मी गवर्नमेंट बना लेती है, गवर्नमेंट हटा देती है। बांग्लादेश में भी हुआ और पाकिस्तान में हुआ। इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हुआ आज तक? अब खुश होना इस बात से, होगा भी नहीं कभी ऐसा। विच इज़ द डिफ़िकल्ट बैटल फील्ड इन इंडिया? मोस्ट डिफिकल्ट बैटल फील्ड। तो लास्ट में स्लीपिंग बैग को फाड़ करके उसमें से पैर निकाले, ठीक है, साइड से फाड़ करके उसमें से हाथ निकालने के लिए, सो दैट यू कैन होल्ड द वेपन। बट ऑल टाइम फेवरेट इज AK-47 एंड 56। दिस इज अल्टीमेट, यू नो। इंडियन गवर्नमेंट का फेलियर कभी देखने को मिलता है? लड़ाई जब भी होगी, कभी भी हो जाए, ठीक है, आज हो कल हो या पहले जितनी भी हुई, मैन पावर एंड रिसोर्सेज हमेशा आपको कम पड़ेंगे। अब भारतीय हो, हिंदुस्तानी हो, सारे धर्म मेरे हैं और मैं सारे धर्म का हूँ, ठीक है। एंड बाई कर्मा इन धर्म आप फौजी हैं और आपका उतना ही धर्म है, और वहीं पे बात खत्म। राजीव जी, दी एस्ट्रो पंडित शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच। मेरा काम है कि मैं जनरल बेस पे लोगों से बातें करता हूँ। अलग अलग डोमेन के हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई स्टूडेंट है, एंड एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। आई वांट टू बी हैप्पी। सो जो स्टूडेंट्स आज इसको देख रहे हैं, जो लोग इसको आज इस पॉडकास्ट को देखेंगे, एक चीज़ जो मैं बिलीव करता हूँ, डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप डिसिप्लिन को कैसे डिफाइन करते हैं? डिसिप्लिन की कोई वैल्यू नहीं है, बट डिसिप्लिन की वैल्यू तब है जब उसके आगे सेल्फ लगेगा, मतलब आप और मैं। जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं है ना किसी चीज़ में, तो डिसिप्लिन इज नथिंग मोर देन ए वर्ड इन ए डिक्शनरी। भाषण भी लगेगा, है ना, लेक्चरबाजी भी लगेगी, ज्ञान बांट रहे हो ऐसा भी लगेगा। किसी भी चीज़ की वैल्यू तो तभी बढ़ेगी या तभी कम होगी जब उसके अंदर आप हैं या नहीं है। मोटिवेशन लोग कहते रहते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ मोटिवेशन मेरे हिसाब से इज़ ए वेरी चीप स्टफ, ठीक है। किसी को रील देख करके 5 मिनट के लिए आता है, 15 मिनट के बाद बैठ जाता है। कोई है ना हफ्ते भर बिल्कुल शेर की तरह रहता है, उसके बाद में गीदड़ बन जाता है। तो मोटिवेशन विल, है ना, कम एंड गो। मोटिवेशन विल फेल नंबर ऑफ टाइम्स, बट डिसिप्लिन इज वन थिंग विच नेवर फेल्स यू। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि जब आप ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, फौज में हैं, नॉट व्हेन समबडी इज वॉचिंग यू। द रियल डिसिप्लिन इज व्हेन, है ना, व्हाट यू डू व्हेन नोबडी इज वॉचिंग यू। आप अपनी जिम्मेदारी ले लीजिए। एंड अपनी जिम्मेदारी ऐसा भी नहीं है कि मोमेंट्री है, 5 मिनट, हफ्ता भर, है ना, 1 साल। इट इज़ 24/7/365, ठीक है। कोई आपको देख रहा है नहीं देख रहा, बट विद सेल्फ इन्वॉल्वमेंट। अनटिल अनलेस इट इज सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का भी कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी बुक्स हैं, यूट्यूब वीडियोस भी बनते हैं कि डिसिप्लिन बनाए 40 दिनों में। 40 दिनों में मैं कह रहा हूँ सिर्फ 2 सेकंड का काम है। आपको एक पॉजिटिव, है ना, फर्म थॉट चाहिए। अगर आप अच्छा ख्याल मन में बैठा लें तो 5 सेकंड भी बहुत हैं कि मैंने करना है तो फिर करना है, यू नो। जैसे हमारे देश में ना आर्मी की बहुत रिस्पेक्ट है। जब भी कोई क्योस होता है, पुलिस आती तो लोग उतना ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन जब आर्मी आ जाती तो लोगों के मन में एक वो शांति आती है कि हाँ, अब सब मैनेज हो जाएगा। बट अगर हम नेबरिंग कंट्रीज़ को देखें तो आर्मी गवर्नमेंट बना लेती है, गवर्नमेंट हटा देती है। बांग्लादेश में भी हुआ और पाकिस्तान में हुआ। इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हुआ आज तक? इंडिया में क्यों नहीं हुआ? पहली बात तो आप इस बात से खुश हैं, ये आपकी दुआ तो नहीं है? मैं खुश नहीं। आप खुश हो ना इस बात से? हाँ, खुश हूँ। होगा भी नहीं कभी ऐसा। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं अरुण, क्यों नहीं है? आई विल टेल यू। इंडियन आर्मी में हम लोग MP6 ब्रांच है हमारी, जो मैन पावर से डील करती है ना, MP ब्रांच डायरेक्टरेट। मैन पावर प्लानिंग बोलते हैं इसे, मैन पावर मैट्रिक्स, ठीक है। एक जवान भी अगर फौज में आते हैं तो कैसे प्लान किया? ऐसे नहीं कि भी इतनी वैकेंसीज हैं, आ जाओ। किस हद तक फौज प्लान करती है ना, पे लोगों को कोई आइडिया नहीं है। एक वर्ड होता है RMP, रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन। आप यूपी की बात कर लीजिए कि यूपी के अंदर रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन कितनी है। ओवरऑल पॉपुलेशन इतनी है, लेकिन फौज ने तो मापदंड सेट किया है कि भाई 18 साल से लेकर 21.5 साल तक, उस ब्रैकेट के अंदर कितने लोग हैं यूपी के अंदर जो भर्ती के लिए फौज में आने के लिए योग्य हैं। उनकी एक नफरी उठाई जाती है। देन उसके बाद में जितनी दुनिया भर की कास्ट हैं, दुनिया भर की कम्युनिटीज़ हैं, सब कास्ट हैं, उसका कितना कितना बैठता है। फिर उसके प्रोपोर्शनेट में वैकेंसीज अलॉट होती हैं। फिर उसके बाद में मेरिट लिस्ट बनती है। कितना डिटेल में काम होता है वो सोचो। हर एक स्टेट से, हर एक कम्युनिटी, हर एक कास्ट, हर एक सब कास्ट से बंदा फौज में लिया जाता है ताकि सभी का एक बराबर फेयर हो। दैट इज वन। देन उसके बाद में फौज में जब ट्रेनिंग चलती है, ठीक है, मंदिर नहीं, सर्वधर्म स्थल है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई लेना देना नहीं है। आप भारतीय हैं और आप फौजी हैं, बात खत्म, रेस्ट, ठीक है। तो वहाँ पे सारी चीज़ें खत्म है। जब पासिंग आउट भी होती है जवान की, तो आप कभी देखना रेजिमेंटल जब वो होता है ना, तो फाइनली जब खड़े होते हैं सारे बिल्कुल हथियार लेकर के ऐसे कि भाई हम पास आउट होने जा रहे हैं, तो वहाँ पे, है ना, गीता लेकर के पुजारी जी भी खड़े होंगे,
ठीक है, एक पादरी भी खड़े होंगे वहाँ पे, ठीक है, एक अपना वो भी खड़े होंगे मौलवी साहब अपना कुरान लेकर के, और ग्रंथी भी खड़ा होगा वहाँ पे अपना गुरुद्वारा साहिब से लेकर के गुरबानी, ठीक है, सारी होती हैं। और एक एक के सामने से हाथ जब ऐसा रखा होता है शपथ के लिए, तो चारों ग्रंथ ऐसे निकलते हैं एक साथ। दैट इज द माइंडसेट, ठीक है। अब भारतीय हो, हिंदुस्तानी हो, सारे धर्म मेरे हैं और मैं सारे धर्म का हूँ, ठीक है। एंड बाई कर्मा इन धर्म आप फौजी हैं और आपका उतना ही धर्म है, और वहीं पे बात खत्म। उसके बाद में जब आपको यूनिट भी अलॉट होती है, तो यूनिट कैसे अलॉट होती है? मैं जाट आदमी हूँ, गुरखास में भेजा गया, ठीक है। एक नेपलीज ऑफिसर है, उसको जाट में भेजा जाएगा। मद्रासी ऑफिसर सिख यूनिट कमांड कर रहा है, ठीक है, सिख आदमी है ना, जाकर के मद्रासी यूनिट कमांड कर रहा है। राजपूत आदमी है, बिहारी पलटन के अंदर है, बिहार का आदमी है ऑफिसर, ठीक है, वो जाकर के ग्रेनेडियर्स कर रहा है, जहाँ पे जाट और राजपूत दोनों आते हैं। हम इस तरह से प्लानिंग करते हैं, ठीक है। रेजिमेंटल क्लेम है तो बात अलग है, अदरवाइज जो आदमी जिस इलाके का है वो उस यूनिट में नहीं जाता। सब अलग अलग रेजिमेंट में जाके कमांड करते हैं। वो वही भाषा सीखता है, वही कल्चर सीखता है, और उनके साथ में रह के वैसे बन जाता है। इसलिए मेरी टी शर्ट में लिखा गोरखा जाट। इतनी है हमारी ट्रेनिंग मजबूत, हमारा भाव अच्छा है, ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पे नहीं हुआ। हम अपने लोगों के बारे में, हमारा चैटवुड क्रेडो कहता है यू ऑलवेज, है ना, फर्स्ट कम्स इज योर नेशन, है ना, एंड इट्स कंट्री मैन एंड देयर वेलफेयर, देन फर्स्ट कम्स द कंट्री, देन कम्स द पीपल ऑफ द कंट्री, एंड लास्ट इज योर मैन, ठीक है। पहले आपके देश, उसके देश के लोग, फिर उसके बाद में आपके अपने जवान, जीसीओज ऑफिसर, और लास्ट में आप खुद, ठीक है। वहाँ उल्टा कंसेप्ट है, वहाँ पे आई मी माई सेल्फ, सबसे पहले आता हूँ मैं, उसके बाद में आती है अवाम, मेरे जवान, फिर आती है अवाम, और देश आता है लास्ट में। देश लोगों से ही बनता है, जब लोगों की वैल्यू नहीं है तो क्या ही चलेगा। एंड पुअर एग्जाम्पल इज इन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। एक बार हो गया गलती, चलो मान ली, पर दूसरी बार भी आपने कर दिया, तीसरी बार भी कर दिया, चौथी बार कर दिया। गलती करना इज नॉट अ मिस्टेक, बट नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम योर मिस्टेक इज डेफिनेटली ए क्राइम। हमारे यहाँ ना कभी हुआ है और ना कभी होगा, ना हम होने देंगे, ठीक है। किसी ने कोशिश करी, सबसे पहले उसको ही मार देंगे, चाहे वो सीनियर भी हो। सीनियर भी फौज का ही है, सीनियर को भी ठीक ट्रेनिंग मिली है, वो हमसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। ऐसा सोचता ही नहीं मैं कि सीनियर ऐसी गलती करेगा। फिर मेरे को क्या ही सिखाया और मैंने क्या ही सीखा और क्या उन्होंने सीखा फौज में। सीनियर होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि रैंक में सीनियर है या तनख्वाह ज़्यादा ले रहा है। सीनियर का मतलब है कि मैं उम्मीद करता हूँ वो मुझसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, ठीक है, मुझसे ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, मुझसे ज़्यादा कड़क होना चाहिए। क्यों करेगा सीनियर ऐसे? और सीनियर भी तभी है जब सामने आपके जूनियर बैठे हुए हैं। मैंने बताया ना, फौज में मतभेद हो सकता है बट मनभेद नहीं है। बात कर सकते हैं हम लोग, सर ये गलत है, इससे ना गलत इंप्रेशन जाएगा, बात खत्म। और ड्रिंक वी किल इंपॉर्टेंट इश्यूज। तो हमारे यहाँ पे और उनमें फ़र्क है यार, हमारी सोच में, हमारे भाव में, हमारे बाकी चीज़ों में। बाकी जगह ऐसा नहीं है। कौन सी ऐसी आर्मी है जहाँ पे चार चार धर्म के ऊपर रख के आप शपथ खाते हो, जहाँ पे आप सर्वधर्म स्थल का कंसेप्ट रखते हो, जहाँ पे है ना, हम तो इंटरकास्ट मैरिज पे लोगों को मार देते हैं। यहाँ पे 50 कास्ट को मिला करके एक रेजिमेंट बनाई हुई है और हम सेम लैंग्वेज बोलते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक दूसरे से कम्युनिटी हम जान देख भी सकते हैं। रिश्तेदारों से ज़्यादा मजबूत रिश्ते हमारे हैं। क्यों होगा? संभावना ही नहीं है, टोटली रूल्ड आउट। ये लाइन अच्छी थी, रिश्तेदारों से ज़्यादा अच्छे रिश्ते हमारे। हाँ नहीं, लाइन नहीं, मैं तो ऐसी मन में जो फील किया वो बोल दिया मैंने। हमारे रिश्तेदार ब्लड डीएनए पे नहीं है, हमारा डीएनए इज ऑलिव ग्रीन, यू नो, ऑलिव ग्रीन इज और डीएनए। सबका ब्लड ग्रुप देखो मैच करके, डॉक्टर ये बताएगा कि सर ऑलिव ग्रीन ऑलिव ग्रीन ऑलिव ग्रीन ऑलिव ग्रीन। किसी का खून किसी को भी चढ़ता है ना। कर्नल साहब, एक बात बहुत कम समझ में आती है मेरे दिमाग में कि हम सब लोग भाग रहे हैं ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। हम सब इज्जत करते हैं अपने देश की, पर देश के लिए जान सिर्फ आर्मी दे सकती है या आर्मी का कोई सोल्जर दे सकता है। ये भावना कैसे आ जाती है कि मैं मर भी जाऊँ तो चलेगा? यार ये आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, मैं कैसे बताऊँ आपको, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना यार, जैसे राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय ध्वज है, आप किस हद तक फील करते हो, महसूस करते हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, यू नो। कल या परसों किसी ने मुझसे शायद पॉडकास्ट में पूछा था, ऑप्शन दिया था कि नेहा ने शायद पूछा था कि सर दोनों में से बताने, एक ऑप्शन आपको कौन सा उठाना है, बॉलीवुड हॉलीवुड। मैंने कहा हॉलीवुड। फिर बोला तिरंगा या ऑलिव ग्रीन। ऑब्वियसली तिरंगा। भाई ऑलिव ग्रीन तो है ही सिर्फ तिरंगे की हिफाजत करने के लिए, है ना। और ऑलिव ग्रीन में और कॉम्बैट में भी आदमी जब है ना शहीद हो जाता है, लिपट कर तिरंगे में ही आता है। इट इज़ नॉट अदर वे रॉन्ग। तिरंगा जो है 1.4 बिलियन लोगों का विश्वास है, यू नो। ऑलिव ग्रीन है ना 14.5 लाख लोग हैं फौज में। कंपैरिजन में भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। जो आप बोल रहे हैं जान देने का जज्बा कहाँ से आता है यार? कुछ तो है इसमें, है ना। अभी ट्रेनिंग का एक हिस्सा मान लीजिए आप इसे, ठीक है। जो आप रूटीन जीते हैं ज़िंदगी, वो आप ज़िंदगी का आपका हिस्सा बन जाता है।
और जो आप अपने आसपास देखते हो कितने लोग भैया ड्यूटी करते करते जा रहे हैं, लोगों को घरों से लोग जा रहे हैं, अपने सामने देखा है अपने लोगों को जाते हुए। एक रिचुअल के अंदर रोज सुबह झंडा खड़ा होता है आपके यहाँ पे, रिट्रीट के टाइम नीचे किया जाता है, कोई और हादसा होता है तो झंडे को आधा नीचे किया जाता है। सुबह शाम है ना, फौज के अंदर एक ड्रिल होती है, रिवील रिट्रीट। शाम के टाइम पे आप गेम खेल रहे हो कहीं पे भी आउटडोर्स में, बिगुल बज रहा है तो उसी समय, अभी भी मैं रेजिमेंट सेंटर गया शाम को, झंडा डाउन हो रहा था, मेरे को दिख नहीं रहा वहाँ से, लेकिन बिगुल की आवाज़ आ रही है, मैं साथ में एक जवान खड़ा हुआ था, तो उसी समय बिल्कुल आई वाज स्टैंडिंग लाइक दिस। जब तक वो बज रहा है उसके बाद में है ना, जितने सेकंड के लिए, तो उसका ना हाथ हिलेगा, ना फ़ोन उठाओगे, ना कुछ और, लेकिन आप इज्जत के तौर पे ऐसे खड़े हुए हो। वो इतना इंग्रेंड आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो, मैं दिखा दूंगा आपको, 70-80 साल का आदमी भी है, बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं, वो भी ऐसे करके खड़े हो जाते हैं कि भाई झंडे के लिए वो हो रहा है जज वालों को में नहीं है। 80 साल का आदमी भी खड़ा होता है, झंडा डाउन हो रहा है तो मुझे ऐसे खड़ा होना है, फौजी आदमी। कुछ कॉमन से सवाल हैं, और जैसे कि एक अग्निवीर स्कीम है, आप कमेंट करेंगे इस पे? अग्निवीर स्कीम है, अगेन मैं पहले भी बताया था, उसमें सब बोल रहे थे खराब है, ये है वो है करके। हम लोग बहुत जल्दी कंपैरिजन मोड में आते हैं, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि गलतियां जल्दी ढूंढते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेंस लेवल लो है। स्कीम को छोड़ दो एक बार, 4 साल के लिए है, वो साल के लिए है। अभी किसी ने ये तक पूछा था मुझसे कि वो हथियार उठा लेंगे, बाहर बन जाएंगे। अगर हथियार उठा लोगे तो हशर वैसे ही होगा जैसे बाकियों का होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए किसी को। बट मैं अपने आप को, अपनी फ़ौज को, अपने उस्तादों को, हमारी ट्रेनिंग को इतना कमज़ोर मानता ही नहीं। तो मैंने ये बोला था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए, आई एम आस्किंग यू, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप फौजी हैं मान लीजिए, ठीक है, आप हैं कैप्टन सो एंड सो, हवलदार सो एंड सो, मेजर सो एंड सो, कर्नल सो एंड सो, आप फौज में हैं। मैं 4 साल के लिए आपको एक बंदा देता हूँ, हैंड ओवर करता हूँ, ठीक है, आपको क्या लगता है कि आप जो सिखाओगे उसे 4 साल के बाद में आपको कितना है चांसेस कि भैया आपकी है ना सिखलाई छोड़ करके है ना वो आदमी गलत रास्ते पे निकलेगा हथियार उठा के 4 साल के बाद? मुझे तो ज़ीरो ट्रस्ट है इस पे कि वो नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा ना, बस बात खत्म, पीरियड। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, अपनी सिखलाई पे। मैं मरता मर जाऊंगा 4 दिन, यहाँ 21 दिन लड़कों को ट्रेनिंग देता हूँ, लड़कियों को, उसके बाद गारंटी लेता हूँ, ठीक है, उनके पेरेंट्स एक्नॉलेज करते हैं कि सर मेरे बच्चे में बहुत चेंज है, मेरा बच्चा बिल्कुल सुधर गया। अब मैसेज पढ़ करके देखो, बंदा कह रहा है सर रिसोर्सेज नहीं है, लाइफ में जो रायता फैल सकता है वो फैल चुका, बट सर काम नहीं बिल्कुल रुकेगा। यू ऑलवेज टोल्ड अस नथिंग गोज राइट गो ब्लडी लेफ्ट। कह रहा काम करके दिखाऊंगा सर, आपको शिकायत नहीं करूंगा। 20-21 दिन में इतनी गारंटी लेता हूँ मैं बच्चों की। एक मैसेज तो मैंने आपको पढ़ाया था अंदर, है ना, कि सर कुछ नहीं, आप मैसेज खोल के देख लो, उतनी एक्नॉलेजमेंट भी बहुत है। पेरेंट्स कह देते हैं कि सर एक बार आप है ना फ़ोन पे बात कर लो, है ना, एक बार आपने बोल दिया तो ये सारा सेट हो जाएगा मामला। इतना भरोसा तो मैं 21 दिन में भी रखता हूँ अपने ऊपर। 4 साल के बाद में कौन कहता है कि फ़ौज और फौज में इतनी काबिलियत नहीं है कि आदमी गलत जाएगा? यार आदमी सोच विचार जाने से पहले अलग होता है भाई। पहली बात मैं हमेशा कहता हूँ, नौकरी आप वो कीजिए जहाँ पे आपका मन है। आपका मन नहीं है और अपनी गलतियाँ ढूंढिए, डोंट गो टू फौज। आपका भी नुकसान है, मन दुखी होगा, फौज का भी नुकसान है कि कच्चा सिपाही नहीं मिला। अब मत जाइए ना, चॉइस ओपन, आप कर लीजिए। आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं मुझे भैया, कहीं पे भी अंबानी से लेकर के कहीं पे भी किसी भी कॉर्पोरेट में, अदानी हो, अंबानी हो, या इतनी दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जहाँ पे आप अपनी शर्तों पे नौकरी करेंगे? नहीं। आपके पास में भी अगर आप बोल रहे हैं कि 250 एम्प्लॉय हैं, तो भैया वो बात आपकी मानेंगे या आप पूरी उनके हिसाब से चलोगे? वो बोले मैं तो इतने दिन छुट्टी काटूंगा, 10 बजे से पहले कभी नहीं आऊँगा, 2 घंटे ज़्यादा काम नहीं करूँगा। जो बेसिक रूल्स हैं वो आप तय करेंगे या फिर वो करेगा? हम तय करेंगे, आप तय करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन तय करेगी। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तय करेगी, है ना। तो यार ये तो बहुत बेसिक सा नॉर्म है। स्कूल में जा रहे हो तो स्कूल के कायदे कानून है। स्कूल में आप बोलते हो कि नहीं सर हम तो नहीं आएंगे सर। स्कूल में अगर संडे को बुलाया गया है वीक स्टूडेंट को, आप संडे को भी जाएंगे। छुट्टी वाला दिन है 15 अगस्त, आपको बुलाया जन गण मन के लिए, आप जाते नहीं जाते? तो यहाँ पे कहाँ से आ रहा है आपके मन में डाउट? स्कीम ऐसे वो, तो फिर आप आ जाओ, बन जाओ सीडीएस, बन जाओ आप आकर के भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आप ही तय कर लो स्कीम। या तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हो उसके लिए थोड़ा मान सम्मान रखो, ठीक है। मैंने उस समय बोला था कि भाई आपका मन नहीं है तो मत जाइए, और मन है तो पक्का जाओ। फिर ये मत देखो मैंने फौज में नौकरी करनी है, मुझे यूनिफॉर्म अगर चाहिए तो आप मेरे को भैया 10 रुपये देते हो, 100 रुपये देते हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। किसी ने बोला एनयूफी का ये, मुझे उससे भी कोई लेना देना नहीं। आई एम हाईली सेटिस्फाइड, आएगा तो ठीक, नहीं आ रहा तो ठीक, ठीक है ना। मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ ना, जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बट मैंने उस समय ये बोला था स्कीम अच्छी बुरी हो सकती है, बट आप ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट मत बोलिए, ठीक है। हिंदुस्तान में कोई कमियां निकालनी है तो कमी है, वुमेन सेफ्टी से लेके 50 इश्यूज हैं, बट हमारा देश खराब है? नहीं है ना। पॉलिटिशियंस हैं, कमज़ोर हो सकते हैं, बट हमारा देश खराब है? लॉ एंड ऑर्डर की इतनी सारी सिचुएशंस हैं, है ना, कहीं ये बंद कहीं वो बंद, देश खराब है? तो इतना बड़ा देश है, वही हम खराब नहीं मान रहे थे, एक ऑर्गेनाइजेशन के पीछे क्यों पड़े हैं लोग, और वो भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे। दूसरी चीज़, मैंने बोला था पॉलिसी कम या ज़्यादा हो सकती है, इसमें माइनस प्लस हो सकते हैं।
बट एक बार चीज़ आ गई है शर्तों पे तो प्लीज़ आप करके देखिए। फौज को खुद भी रियलाइज़ हो जाएगा साल 2 साल के अंदर कि यार ये कामयाब नहीं है, इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और इसमें हमें ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हो सकता है तो इसमें भी आ ही जाएगा। तो आ गया अभी चेंज हो गई है पॉलिसी। क्या हो गया अब? अभी नहीं बताऊंगा, नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा पहले सारी चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, बट इट हैज़ बीन चेंज। बट अगेन अभी इसमें भी कमी लोग ढूंढेंगे कि यार ये अभी क्या है, ठीक है। अब ये इन्वायरमेंट बताएगी जो ग्राउंड पे काम कर रहा है, जो ग्राउंड पे काम कर रहा है सीओ, वो बताएगा कि सर 4 साल के लिए जो बंदे आ रहे हैं उनका हमें ओवरऑल ये दिखाई देता है, और जो परमानेंट आ रहे हैं उनका मोटिवेशन और काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, हमें ये नहीं ये चाहिए। एंड बेस्ड ऑन फीडबैक ओनली द पॉलिसीज आर मेड। पॉलिसीज हवा में नहीं बनाती। तो एनवायरमेंट से फीडबैक गया, दे हैव रिसेंटली अनाउंस कि भी ओके ठीक है इसके अंदर ये चेंजेस आने वाले हैं एंड दीज आर गुड थिंग्स, लेट्स वेलकम दिस। इसमें भी कोई कमी पेशी आती है दोबारा फिर कर देंगे चेंज, स्क्रैप भी हो सकती है, बट कमी ढूंढने की बजाय एक बार करके देखें। नौकरी बुनियादी ज़रूरत है, इतना बड़ा देश है, हर दूसरे आदमी को नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी तो पक्का चाहिए। एंड यूथ है उसमें गजब का नशा है फौज को लेकर के। जब नशा करना है ना किसी चीज़ का, यूनिफॉर्म का, वर्दी का, तो इतने सवाल जवाब नहीं करने चाहिए, फिर क्या ही फौजी आदमी बने। ये आपने बड़ी सही बात कही कि नशा है फौज में जाने का। मेरे 2 दोस्त थे कॉलेज के टाइम पे, एक रक्षित रौतेला, एक मनीष कोयरा। तो ये जब आए थे पहली बार मुझे मिले थे, मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ आर कॉलेज। तो ये कर कुछ रहे थे पर इन्हें जाना एसएसबी क्लियर करके आर्मी में था। सो 3 साल तक इन्होंने ट्राई की, तो कभी मेरिट आउट हो जा रहे थे, कोई दिक्कत। मेडिकल कभी सब कुछ हो गया, मेरिट में नाम भी आ गया, तो फिर L3 L4 रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई। बट टुडे दे बोथ आर इन आर्मी, आई गेस अभी लेफ्टिनेंट है। ओके, सो वो एक में इनमें से एक LLB भी करने लग गया था जस्ट टू समाज सोसाइटी की मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, बट एट द एंड जाना आर्मी में। तो वो जज्बा होता है। तो मैंने अपने दोस्तों को बड़ा क्लोज से देखा है चीज़। अभी जैसे एग्जाम आने वाला है, अभी हफ्ते भर के बाद में एग्जाम है बच्चों का, NDA का, CDS का, 1 तारीख को। इतने सारे कॉल आ गए बच्चों के, सर वो मेरे को थोड़ी एंग्जाइटी हो रही है, सर थोड़ा मुझे है ना डर लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं चीज़ें भूल रहा हूँ, पापा मम्मी गुस्सा करेंगे। और मैं हर एक को ये बता रहा हूँ कि मैं भाई अभी ये काम करने का समय है, डरने का नहीं। 6 महीने थे आपके पास में, या तो आपने तैयारी करी है ईमानदारी से, सेल्फ डिसिप्लिन, या नहीं करी। अगर करी है तो डर क्यों रहे हो, ठीक है। अभी तो परफॉर्म करने का टाइम है, खुश होना चाहिए। आदमी साल भर तैयारी करता है, फिर ओलंपिक्स में पहुँचता है, भैया ना जाके भी पहुँचाऊँ, परफॉर्म करने का टाइम है, अभी परफॉर्म करो, तुम लोग डर रहे हो, यू नो। तो इसका कोई वो वजूद नहीं है ना। कोई आप टिप कैसे बिल्ड करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन? सेल्फ डिसिप्लिन के लिए सबसे अच्छा कि आप अपनी 24 घंटे की ना जिम्मेदारी लीजिए, एक अच्छा रूटीन तय कीजिए अपने लिए। जो आदमी, जैसे मैं बोलता हूँ कि ना, कोई बोलता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है, कोई कहता है भाई मेरा डिसिप्लिन ठीक करना है। 100 बात की एक बात यह है कि आप है ना लाइफ को छोटे सेगमेंट्स में बांट लीजिए। पूरी लाइफ तो बहुत सालों की है, एक साथ आप डिसाइड नहीं कर सकते। सो बेटर इज़ आप उतना करें जितना स्टॉक ले सकते हैं। एक दिन का हिसाब किताब ले लीजिए पहले। एक दिन में 24 घंटे दिए हैं, वो अंबानी के पास में भी उतने ही हैं, मजदूर के पास में भी हैं, मेरे और आपके पास में भी 24 घंटे उतने ही हैं। उसका इस्तेमाल कौन कैसे करता है, दैट इज़ गोइंग टू मेक ए डिफरेंस। नंबर 1, 24 घंटे में एक मेरे किसी दोस्त हैं, मैं जिनके पास विजिट कर रहा था, मैंने उनको देखा, समझा, मुझे समझ में आया कि उसको है ना 8 घंटे के सेगमेंट में बांट देना चाहिए। 8 दिए 24, 8 घंटे आपकी पर्सनल लाइफ में आप नींद पूरी करें अपनी, सो जाएं, आराम कर लें, ठीक है। जो भी आपने करना है, पूजा पाठ, नहाना धोना, जो आपके बिल्कुल पर्सनल है, जिसमें किसी और की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो सारे काम जो है 8 घंटे में निपट जाने चाहिए। 8 घंटे आपके प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। आप, सरकार भी बोलती है 8 घंटे की ड्यूटी होती है, फौज हो, सिविल के अंदर हो, वो बातें लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा करा लेते हैं काम, ठीक है। स्टूडेंट है, 8 घंटे तो मिनिमम देने चाहिए। बाकी अगर आपके इसमें टाइम है एंड इफ़ यू कैन टेक आउट टाइम, तो 8 से ज़्यादा बढ़ा सकते हो। और 8 घंटे आपके सोशल लाइफ का मतलब ये नहीं कि बाहर जाके सिर्फ मस्ती करनी है। सोशल लाइफ मतलब घर से लेकर के समाज में और बाहर आपकी जो भी जिम्मेदारी है, कुछ घर के काम, कुछ पेरेंट्स की हेल्प करनी है, कुछ मम्मी की मदद कर दी है आपने, ठीक है। जो भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है किसी भी तरह से, सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए, उसके लिए 8 घंटे। और बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटी एंड आपके पास कितना टाइम मिलता है, अगर बचता है तो आप उसको पर्सनल से निकाल के प्रोफेशनल में या सोशल जहाँ डालना चाहते हो, वो माइनर एडजस्टमेंट आप खुद कर लीजिए। इन 3 हिस्सों में बांट लीजिए। एक अच्छा रूटीन फॉलो करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बाय वॉच 15-15 मिनट का, आधे घंटे का हिसाब किताब क्या करना है, बट ओवरऑल की ये होना चाहिए सेटिस्फैक्शन की, यस यार मैंने सोचा था ये सब चीज़ें करने के लिए, मैं कर लूँगा। फिर एक बड़ा शौक है लोगों को जैसे लिस्ट बनाने का, टू डू लिस्ट, मैंने ये करना है। न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन बनाने जो कभी पूरे होते ही नहीं है ना। तो रादर देन फोकसिंग ऑन टू डू लिस्ट, है ना, फोकस शुड बी ऑन टू बी लिस्ट। आप बनना चाहते हैं, आप जो करेंगे ग्राउंड पे बनेगा वही आपका एग्जैक्टली। सो रादर देन डिस्कशन, मेकिंग स्ट्रैटेजीज एंड ऑल दैट, ग्राउंड पे काम कर लो, उसमें जोर कम लगेगा
भरोसा बढ़ेगा। मेरा तो यही कहता है एक्सपीरियंस। और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि फूड इज़ ऑल्सो बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग कहते हैं कि भाई आप जैसा खाना खाओगे, खाना खाने का समय, खाने का जो आपकी वैरायटी है वो, ठीक है, आपके टेम्परामेंट से लेके आपका आचार विचार है ना, हर चीज़ के ऊपर फ़र्क पड़ता है। आपकी बुद्धि पे, मन शांत रहता है, गुस्सा आता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। एक आदमी जो सात्विक खाना खाता है और एक दूसरा आदमी जो किसी प्रोफेशन में रोज़ लगातार मारे जा रहा है मछली को किसी और चीज़ को। हालांकि आई एम नॉन वेजिटेरियन बट आई एम टेलिंग यू दिस। बट इसमें एक छोटा सा एक एंगल मैं भी देता हूँ। कोई बोलता ना कि सर इट इज़ अबाउट वेज और नॉन वेज। मैं इट्स नॉट अबाउट वेज एंड नॉन वेज। जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ बट मेरी वाइफ और मेरा बेटा वेजिटेरियन है एंड आई एम द हैप्पीएस्ट। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि वो लोग हैं। और ऐसा नहीं मैंने कोई शौकिया तौर पे शुरू किया, बचपन में किसी ने बताया, फिर फौज में गए, कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी रही, ऑपरेशन या कुछ और, तो ठीक है चला दिया काम। नाउ आई हैव ए चॉइस। कोई बोलेगा कि छोड़ दो, ठीक है, विद एज विद योर एक्सपीरियंसेस, है ना। अब मैं वैसा नहीं हूँ जैसे उतना बहुत पहले था, है ना। पहले ज़रूर थी, है ना, फौज के हिसाब से, ऑपरेशन के हिसाब से, इलाके के हिसाब से, ठीक है। अभी इट इज़ इन वेरी लो स्केल। कभी होता है कि वन और टाइम आपने कर लिया। बट एक लाला हरदयाल हैं, है ना, उनकी किताब है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, उसमें पढ़ा था मैंने कि इट इज़ नॉट अबाउट वेज एंड नॉन वेज। अगर आदमी टाइम पे खाना खाता है, अब वो वेजिटेरियन है लेकिन टाइम पे खाना खाता है, सही डाइट लेता है, तो इज गुड। बट नॉन वेजिटेरियन है, गलत टाइम पे खाना खा रहा है, तो इट इज़ गोइंग टू काउंटर इफेक्ट एंड वाइस वर्सा। नॉन वेजिटेरियन है लेकिन वो टाइम पे खाता है, उससे करता है तो उसको फ़ायदा होगा। नॉन वेजिटेरियन है, रात को खा रहा है, लेट खा रहा है, तो वो नुकसान करेगा। दूसरा, एक आदमी है जो बिल्कुल बैलेंस मात्रा में लेता है, जितनी ज़रूरत है शरीर को, ठीक है, उतना खाना खाता है, उसके लिए मेहनत करता है, शरीर तोड़ता है, और फिर खाना तरीके से खाता है, चबा चबा के खाता है, साथ में पानी नहीं लेता, ठीक है। एक वो है। और दूसरा वो आदमी है और अपने आप को कहता है कि भाई मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन दूसरा कहता है मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, दिन भर बैठा रहता है, जितना खाना भूख है उससे कहीं ज़्यादा खाता है, शरीर को भी नुकसान कर रखा है, बहुत वजन बढ़ा रखा है, ठीक है, और आप कुछ आउटपुट भी नहीं दे रहे हैं तो उसको नुकसान करेगा। सो इट्स नॉट अबाउट वेज और नॉन वेज। प्रेफरेंस गिवन ए चॉइस, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि वेजिटेरियन इज़ अ बेटर चॉइस, ठीक है। मेडिकली अगर कोई कहता है फॉर प्रोटीन और दिस थिंग एंड दैट थिंग आपको कुछ खाने की जरूरत है, प्लीज़ खाइए, अदरवाइज आई पर्सनली फील वेजिटेरियन इज़ अ बेटर चॉइस। बट मोर इंपॉर्टेंट इज़ आपका तरीका, आपका समय, खाने का तरीका, वो चीज़ें अगर सही हैं तो दैट इज़ गोइंग टू डिफाइन कि आप, है ना, नहीं तो आप कुछ भी खा लीजिए, नुकसान तय है आपका। सही तरीके से फॉलो करेंगे तो दिन फायदा। अगर इक्विपमेंट और रिसोर्सेज की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट का फेलियर कभी देखने को मिलता है कि इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, रिसोर्सेज नहीं दे पा रहे हैं आर्मी को। यार ऑब्वियसली, है ना, गवर्नमेंट आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम आए थे, हमारे टाइम में था 9mm कार्बाइन, एक हथियार दिया है, विच इज़ अ प्रीटी बड़ी पैथेटिक हथियार, ठीक है। से घंटा कुछ नहीं होने वाला, 10 मीटर पे है ना, खड़े होकर मारो, कोई आदमी बोले कि जी मार लो, है ना, तब भी आदमी सोचे मर क्यों नहीं रहा। हमें बोला था कि ऑब्सोलीट हो गया, इसको हम यहाँ से आउट कर देंगे, रिडंडेंट है। 21 साल प्लस मैं ही करके आ गया, मैं ही आउट हो गया फौज से, वो हथियार आज भी खड़ा है, बोला हम खड़े हैं। ऑफिसर को ऑथराइज है वो वेपन, यू नो, बट ऑफिसर दे नेवर यूज, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। यू फील कंफर्टेबल, जब AK-47 है क्यों उसको उठाऊँ, दैट्स वेरी रिस्की टू, यू कांट डू एनीथिंग विद दैट वेपन। सो इट्स हाई टाइम, है ना, उसको बदली करना चाहिए। सो अभी आज इंडिया के पास फिर नहीं, कुछ चेंजेस हुए हैं। फिर पहले जब मैं आया था 7.62 SLR थी, हालांकि बढ़िया वेपन था, उसमें कुछ रोग वोग नहीं थे। एक लंबा सा बड़ी हथियार होता है, जब फायर करो तो लगता था कुछ हुआ, फायर बम, है ना, पहले वो होता है वेपन, इट्स क्वाइट हैवी। फिर उसके बाद में 5.56 mm इंसास राइफल आ गई, उसमें टू मेनी थिंग्स आर देयर, कहीं हाथ लगा उधर कट जाता है, कुछ हो जाता है। मैगजीन है वो थोड़ी हल्की लगती है उसकी, है ना, उतनी रोबोस्ट नहीं है। बट ऑल टाइम फेवरेट इज AK-47 एंड 56, दिस इज अल्टीमेट, यू नो। रोग वोग बहुत कम पड़ता है ना, ईजी मेंटेनेंस है, ज़बरदस्त पेनिट्रेशन है, बढ़िया है। तो कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, कुछ नए इक्विपमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं एवर सिंस, मतलब आई गॉट कमीशन एंड आई टुक रिटायरमेंट। तो इट्स अनफेयर टू से कि कुछ भी नहीं करा है, बहुत कुछ हुआ है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग, इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन, इन टर्म्स ऑफ, यू नो, बाकी और जो रिसोर्सेज हैं, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू रेकी एंड सर्वेलेंस या बाकी चीज़ें, मतलब हर तरह से देखा जाए तो ऐसी चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं यार, और पॉजिटिविटी और अच्छे के लिए हुए हैं। बट इन टर्म्स ऑफ वेपन है ना, कोई अंत तो है नहीं, बट ये है कि प्रोग्रेस जो है ना वो थोड़ी स्लो है, इट कैन बी एनहांस्ड। डोंट वेट फॉर द वॉर टू ब्रेक आउट, किसके बाद हम नया इंट्रोड्यूस करेंगे, आप करो जितना बढ़िया कर सकते हो उतना। हमारे इक्विपमेंट नेबरिंग कंट्री से बेटर है। ओवरऑल होलिस्टिक पिक्चर देखो, आप कुछ भी उठा लो, हथियार उठा लो, मिसाइल्स उठा लो, कुछ उठा लो, इधर चाइना इधर पाकिस्तान, आप देखोगे पाकिस्तान से तो आपको लगेगा कि आप हर एक चीज़ में बेहतर हो, आप इधर कंपैरिजन करोगे तो आपको लगेगा कि भाई हर एक चीज़ में वो आपसे ज़्यादा फालतू लेके बैठा हुआ है, वेदर इट इज सबमरीन, वेदर इट इज एयरक्राफ्ट, वेदर इट इज अ टैंक और इट इज अ वेपन।
है ना. बट देन एट द एंड ऑफ द डे बात वही है, हथियार कम है ज़्यादा हो सकता है, मान लिया, उसके अपने प्रॉस एंड कॉन्स है, एडवांटेज डिसएडवांटेज है. बट ये बात तो मैं फिर भी मानता हूँ, आखिरी में फ़र्क तो ना बंदा ही डालेगा. जिगर किसका ज़्यादा, जिगरा किसका मजबूत है, ठीक है, चांसेस कौन ज़्यादा लेता है, और वे कौन है ना, वे वो है. इट इज समथिंग लाइक, कौन सी मूवी थी, गदर 2, जाके जैसे हैंडबैग उठाया आधा पाकिस्तान वापस भाग लिया. मूवी में दिखाया ना उसमें. इज देयर एनी स्टोरी कि मतलब जब हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे फिर भी हम फाइट में जीत गए? तेरी आप हिस्ट्री पढ़ लो, भरमार आपके है. एक्सपीरियंस में सी, गुरिल्ला वॉरफेयर का कंसेप्ट आपको पता है. Yes. शिवाजी महाराज है ना, उनका शुरू किया, नोन एज द फादर ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर. वहाँ से शुरू हुआ था और आज तक टिल डेट है ना, फौज में देयर आर मैनी फोर्सेस है ना हु आर फाइटिंग प्योरली ऑन द कंसेप्ट ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर. ठीक है, आई हैड बीन पार्ट ऑफ वन ऑफ दिस फॉर्मेशन. विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ है ना यूनिट एंड ऑल दैट रेजिमेंट, उसको छोड़ देते हैं. बट कंसेप्ट बता रहा हूँ, गुरिल्ला का मतलब यही होता है कि जहाँ आपके पास में कम रिसोर्सेज है या रिसोर्सेज नहीं है, बट रिसोर्सेज नॉट टेकन एज ए कंस्ट्रेंट, यू ऑलवेज फाइंड अल्टरनेटिव. अगर आपके इसमें खाने पीने की चीज़ कम है या नहीं है, आप बे दुश्मन के इलाके से लेकर के खाएंगे, नेचुरल जो चीज़ें हैं वहाँ से निकाल के खाएंगे, आप तरीके ढूंढेंगे. ठीक है, बट आप कंप्लेन नहीं करेंगे. ठीक है, दैट इज अपना गुरिल्ला वॉरफेयर. दिस वन एग्जाम्पल. बहुत सारे जो सीआई ऑप्स में रूटीन में कर रही है जनता, आप जाकर के देखो है ना, चाहे एसएफ वाला हो, ठीक है, या फिर कई बार इन्फेंट्री वाले हैं, कई बार जो प्रोलॉन्ग ऑपरेशंस में और ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो ज़्यादा मूवमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यू नो. एक छोटी सी वॉशरूम से भी छोटी छोटी जगह में है ना 8 से 10 लोग रहे हैं रात रात में 3 से 4 दिन तक. कॉन्डोम के अंदर टॉयलेट करना, कॉन्डोम के अंदर यूरिन पास करना, ठीक है, उसी के अंदर वाटर कैरी करना, अलग अलग कॉन्डोम्स में. डू थिंक इट्स ईजी थिंग? रिसोर्सेज कहाँ हैं? रिसोर्सेज नहीं, बट ईजाद कर लिए कि पानी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बकेट नहीं लेके जा सकते, कोई बहुत बड़े वो नहीं लेके जा सकते हैं. बट जहाँ नेचुरल रिसोर्स में रहा वहाँ पे कॉन्डोम में पानी भर लिया, आपने कर लिया अपना तरीका तैयार. आप टॉयलेट के लिए बाहर जाओगे, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, है ना, आपका सरप्राइज चला जाएगा. सो लोग उसी में यूरिनेट पास करते हैं, उसी के अंदर नंबर 1 और 2 हो जाता है. ठीक है, और फिर उसके बाद गांठ मार के आप किनारे में रख देते हैं ताकि स्मेल नहीं आनी चाहिए. यू डोंट कॉम्प्रोमाइज़. ठीक है, कहीं फ्रेश दिखेगा, कोई जानवर आ सकता है, कोई कीड़ा आ सकता है, पक्षी आ सकते हैं, बट यू विल कॉम्प्रोमाइज ऑन सिक्योरिटी. रिसोर्सेज नहीं है, बट फिर भी काम किया जा रहा है. ठीक है, तो ये तो रूटीन में है इंडियन आर्मी के. ये ऐसा नहीं कि कोई लड़ाई हुई है तभी रिसोर्स. लड़ाई जब भी होगी, कभी भी हो जाए, ठीक है, आज हो, कल हो, या पहले जितनी भी हुई हैं, मैन पावर एंड रिसोर्सेज हमेशा आपको कम पड़ेंगे. और ये इंडियन आर्मी नहीं, वर्ल्ड की कोई आर्मी नहीं कह सकती मेरे पास बहुत आदमी है मरवाने के लिए. इट्स एसेंशियल कमोडिटी, मरवाने के लिए नहीं है, मारने के लिए होने चाहिए. बट आपको जितनी ज़रूरत है, जितने हाथों की, जितनी है ना बूट्स की ऑन ग्राउंड, अब वो कभी नहीं मिलेगा अपने. यू विल ऑलवेज बी ऑन माइनस साइड ओनली. ठीक है, बट आना चाहिए, कम में भी अपना काम होना चाहिए. इंडियन आर्मी नेवर कंप्लेन्स, इंडियन आर्मी परफॉर्म्स. तो ये तो रोज़मर्रा की रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं ऑपरेशंस में लोग. ठीक है, कि रिसोर्सेज की कमी होगी. फौज ने कभी नहीं सिखाया, मुझे याद आता है कि रिसोर्सेज की कमी होगी तो आप रोना शुरू कर देंगे. फौज में बताया जाता है एडिशनल बेड, लड़ाई से पहले, टाइम देने से पहले. आपको कुछ और चाहिए तो बताता है कमांडर को, सर मुझे इतना आटी का गोला इतनी तारीख को इतने बजे से चाहिए, मुझे इतना इंजीनियर सपोर्ट चाहिए, हवाई फायर मेरे को इतने बजे तक मुहैया करा दिया जाएगा. कमांडर क्लियरली बताता है आर्टी फायर इतनी तारीख को 48 घंटे से पहले नहीं मिलेगा. खाना पीना अगले 1 हफ्ते के लिए आप खुद अपने आप जिम्मेदारी लेंगे. एयरक्राफ्ट फॉरगेट अबाउट इट, टुमारो बाय फर्स्ट फ्लाइट से पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा. बताता है साफ साफ. तो उसको पता होता है कि ओके ठीक है, ये इतने बजे मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा. अब उसके हिसाब से कमांडर अपनी दोबारा तय कर लेता है. दे बीन ट्रेन्ड वेल, दे नो हाउ टू फाइट. यार जब लड़ाई पे बात आ गई है तो डू थिंक यू हैव दिस लग्जरी टू कंप्लेन, सर ये नहीं है, वो नहीं है. ये तो आजकल मैं बच्चों को देखता हूँ, सर मेरे पैर में थोड़ा इधर लग गया वो है, मेरे पैर में उधर लग गया उधर वो है, इधर ये है. अब ये 25 ईयर्स बैक आई डिडंट कमांडर्स. अच्छा लगा इस बार ये बातें. समय कारगिल रैली में गया था ना, तो वहाँ पे वन ऑफ द ऑफिसर्स ही सेड कि सर हम केस स्टडी के तौर पे बताते हैं कि तुम लोग ये ब्लिस्टर ये छोटे मोटे में रोते हो. देयर वाज अ कमांडो हू हैड कम 25 ईयर्स बैक, बोथ लेग्स कंप्लीटली ब्रोकन, बट ही रैन 25 किलोमीटर्स एंड फिनिश फर्स्ट. मैंने कहा मुझे नहीं पता था यार, तुम लोग बताते हुए आ रहे हो, कैसे बताते हैं. कोई कंप्लेन नहीं कर रही यार. कंप्लेन कर रहे हो दैट मीन्स है ना, यू आर गिविंग मी इंडिकेशन कि सर आई एम नॉट रेडी टू परफॉर्म और आई विल नॉट डिलीवर योर रिजल्ट्स. इन बोथ द केसेस आई एम गोइंग टू किल यू. आई जस्ट वांट अ गाय हु इज रेडी टू परफॉर्म, who can get me the results, not reasons. I don't want reasons. मेरा कमांडर बना दिया, आपको ट्रेनिंग दे दी, बंदे हैं आपके साथ में, जितना उतना में काम चलाइए. नहीं है तो मेरी तरफ से दुश्मन से लेकर के आ जाओ, मार करके. काम चाहिए.
रीजंस नहीं बर्दाश्त करूँगा। सो जैसे आर्मी में कई तरह की रेजिमेंट्स होती हैं, राजपूताना है, एक गोरखा बड़ी फेमस होती है, एक कोई लाइन भी है बड़ी फेमस, इफ समबडी इज सेइंग कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, सो ईदर ही इज लाइंग और ही इज अ गोरखा, सो व्हाई गोरखा इज सो फेमस? तो एक एनेक्डोट है फ्रॉम द टाइम्स ऑफ सर मानिक शाह, उन्होंने बोला था वहाँ पे जाके ना कि हम लड़ाई में जा रहे हैं और फलानी जगह जा करके वहाँ पे आप लोगों ने हवा से कूदना है एंड उसके बाद में दुश्मन के ऊपर जवाबी कार्रवाई करनी है इस तरह से। तो कितने लोग इसके लिए तैयार हैं? तो कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया। तो उन्होंने बोला यार इतने लोग बैठे हैं हज़ारों, सिर्फ 4-5 लोग, दिक्कत क्या है इसके अंदर? फिर देन उन्होंने थोड़ा डिटेल में समझाया कि पहले यहाँ से गाड़ियों से मूव होगा, वहाँ पे पहुँचेंगे, वहाँ पे आपको पैराशूट दिया जाएगा, पैक करेंगे, देन उसके बाद में आप हवा के रास्ते से आपको ले जाया जाएगा और वहाँ पहुँचने के बाद में पैराशूट की मदद से आप नीचे उतरेंगे और फिर उसके बाद में दुश्मन को बर्बाद किया जाएगा। नाउ दिस पार्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों ने बोला सब पैराशूट भी मिलेगा। तो कुछ लोग तो बिना पैराशूट जिन्होंने हाथ खड़ा किया था उनको कोई लेना नहीं देना, पैराशूट मिले ना मिले सब हम कूद जाएंगे। सो फिर उसके बाद में बात आई थी कि इफ समबडी इज सेइंग दैट ही इज नॉट अफ्रेड टू डाई देन ईदर इज अ गोरखा और इज टेलिंग लाई। सो और कुछ गोरखा से रिलेटेड कोई आपका मुलाकात या कोई यार मैं तो story? पैदा उन्हीं के बीच में हुआ हूँ। इनफैक्ट मेरे बैग में भी टी शर्ट है विच आई एम गोइंग टू वेयर आफ्टर सम टाइम, उसमें लिखा हुआ है गोरखा चार्ट। आई टेक लॉट ऑफ प्राइड इन बीइंग गोरखा, यू नो। सो आप गोरखा रेजिमेंट में थे? Yes, I was in commissioned into Gurkha regiment and then I commanded airborne regiment. ठीक है, गोरखों के बारे में हज़ारों चीज़ें हैं जो बहुत वो है। पहली बात तो जब आप उनको देखेंगे ना, द फर्स्ट थिंग दैट विल स्ट्राइक यू इज देयर, यू नो, बेयरिंग। आपको बहुत रेयर मिलेगा कोई मोटा या कुछ और, फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा मिलेगा। जो आदमी 20 साल 25 साल 30 साल की भी नौकरी है ना, अब उसे पूछेंगे हजूर कत्ती सर्विस भैया, तो बताएगा 30 साल नौकरी हो गई, बट आपको लगेगा कि यार इतना जवान आदमी है ना, फेस ऐसा तना हुआ रहता है, ऑलवेज कैरिंग ए स्माइल ऑन देयर फेस। ठीक है, दे आर हैप्पी गो लकी पीपल। हमेशा गाना वाना शर्माते नहीं है बिल्कुल भी। गाने के लिए कहीं बोल दो, डांस करने के लिए कहीं बोल दो, दे विल ऑलवेज कम एंड, है ना, एंजॉय एंड सेलिब्रेट। और किसी रेजिमेंट की ईमानदारी, सारी रेजिमेंट अच्छी है यार। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं उस आदमी को मानता ही नहीं है उसकी बात को बिल्कुल, जो एक रेजिमेंट को बताता है कि वो रेजिमेंट है, फिर फौजी मेरे हिसाब से मजबूत नहीं है। अपना प्यार अच्छी बात है, यू नो, होना भी चाहिए। वो शिद्दत होनी चाहिए अपनी बटालियन के लिए, अपनी रेजिमेंट के लिए। बट एज ए फौजी मेरा नज़रिया ये है कि सारी रेजिमेंट्स अच्छी हैं। लोगों से रेजिमेंट बनती है, रेजिमेंट लोग तैयार नहीं करती, यू नो। एसी है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इंजीनियर्स, कोई भी, हर एक रेजिमेंट एक दूसरे की पूरक है। जो ये कह रहा है सर बस मैं ही हूँ बे फन्ने का, मैं ही कर दूंगा, फिर तो गलत बात है, यू नो। घर पे भैया फादर हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मदर अपना काम कर रही है, भाई अपना कर रही है, बहन भी अपना काम कर रही है, कुछ मम्मी की मदद कर रही है, परिवार ऐसे ही चलता है। तो कंपैरिजन, आई टोल्ड यू थोड़ी देर पहले भी, कंपैरिजन में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। ठीक है, सबका रोल अलग है, ठीक है, सबका अपना हिस्ट्री जो है वो अलग है, काम करने का तरीका अलग है, अपने चैलेंजेस उनके अपने खुद के अलग है। रेजिमेंट सारी बहुत अच्छी है, आप जो रेजिमेंट बोलो वो अच्छी है, सबसे बढ़िया है। कोई ऐसा आपका ऑपरेशन जो कि बड़ा लंबे टाइम तक चला? लंबे टाइम तक चला, हाँ, एक यही था जो मैं आपको बता रहा हूँ, 10 दिन तक जहाँ पे बैठना पड़ा ना एक बारी, सिर्फ एक गेस्ट को रिसीव करने के लिए ना, फॉर 10 days सिटिंग एट वन प्लेस। एंड उसमें बहुत ज़्यादा ठंड थी, एक्चुअली इट वॉज लॉन्ग टाइम बैक, पहली बार था, है ना। तो बैठे हुए थे तो वहाँ पे, एंड बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। जूते मतलब ऐसे थे कि पहले एक जूता पहना हुआ था और उसके अंदर बूट आरा ही पहना हुआ था। एक वाइट कलर के बूट्स आते हैं बड़े, तो एक जूता और उसके अंदर बड़ा जूता, तब भी इतनी जगह खाली थी, इतने बड़े जूते थे वो। तो 2 पेयर जूते पहने हुए, एक के अंदर एक, एंड देन इनर पहना हुआ है, जैकेट पहनी हुई है, फिर उसके बाद में भी ठंड लग रही थी। तो लास्ट में स्लीपिंग बैग को फाड़ करके उसमें से पैर निकाले ठीक है, साइड से फाड़ करके उसमें से हाथ निकालने के लिए, सो दैट यू कैन होल्ड अ वेपन। इतनी ज़्यादा ठंड थी एंड जगह कोई मिली नहीं, तो एक गुफा सी हमारे को कोई मिली थी, ढोक बोल देते हैं, जो जगह होती है ना पहाड़ के साथ मर्ज हो जाती है, उस पर लकड़ी पड़ी हुई है, उसके ऊपर घास फूस पड़ी हुई है, उसको ढोक बोलते हैं J&K में। तो वहाँ पे हम लोगों ने दिया, तो लोगों ने बोला साहब आप सो जाओ। आई वाज यंगस्टर, मैंने कहा नहीं, आई शुड स्टार्ट विद द ड्यूटी सिंस आई एम कमांडर। मैं, आप लोग सो जाओ, एक बंदा मेरे साथ में, बड़ी पैर में पहली ड्यूटी हम देते हैं। तो पहली ड्यूटी हमने दी, फिर दूसरा चेंज हुआ, फिर तीसरा। पर 10 दिन यार, 10 दिन तक मतलब आप वही बर्फ़ को थोड़ा गर्म कर रहे हो, वो छुप करके अंदर, ताकि इसका धुआं कहीं ना जाए, इसकी लाइट ना जाए, इसका स्मेल ना जाए, है ना। 100 चीज़ें, आप बर्फ़ को भी अपना धुएं को दबाने की और छुपाने की कोशिश करो। एक आदमी हवा में भी मर्ज कर रहा है, ठीक है, जितना आप कोशिश कर सकते हो, बट उससे प्यास नहीं मिटती, है ना, बिल्कुल भी नहीं मिटती। पानी पी ले तो बट लगता है अभी भी प्यास लगी हुई है। खाने के लिए आप कुछ लेकर के आए हो, बट है ना, कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, आप वही चीज़ चलाए जा रहे हो। कुछ ड्राई राशन है,
थोड़ा सत्तू है साथ में, कभी है ना थोड़ा काजू खा लिया आपने, बिस्किट लेके आए, मैगी है लेकिन आप कच्ची मैगी खा रहे हो, यू डोंट हैव द फैसिलिटी, आप पकाओगे फिर वही है, आग जलेगी, 100 चीज़ें होंगी। तो इस तरह करते करते ना यार 10 दिन एक ही जगह बैठे रहना, फिर दिन में पेट्रोलिंग करके आना कि थोड़ा लेफ्ट देख के आते हैं, थोड़ा राइट देख के आते हैं, ठीक है। बैटरी है, 24 घंटे ऑन नहीं रख सकते, तो थोड़े टाइम के लिए कम्युनिकेशन ऑन करते, बाकी उसका निकाल देते थे, पॉलीथीन में रैप करते थे, फिर गड्ढा खोद के अंदर डाल देते थे, कवर कर देते थे, ताकि उसकी बैटरी लाइफ थोड़ी बड़ी रहे। अब 24 घंटे यूज़ करोगे तो आप आउट ऑफ कम्युनिकेशन हो जाओगे। रात को थोड़ी सी भी आवाज़ आती है, कोई गलती से एक बर्ड भी थोड़ा फटफड़ाता है तो लगता है हो गया एक्शन, है ना। अब फायर करोगे तो यू विल लूज सरप्राइज, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं ये आवाज़ कहाँ से आई है, कोई टहनी टूटी है, कोई अपना पक्षी था जो फटफड़ाया था, और इट इज़ सम मूवमेंट। 10 दिन इज ए क्वाइट सम टाइम यार। 10 दिन के बाद में जब आए वापस ना काम ख़त्म करके, तो पूरे शर्ट जब उतारी तो पूरी एलर्जी सी हो रखी थी कुछ ना, ऐसा लग रहा था कि खरोंच दो आप पूरी स्किन को। देयर वर लॉट ऑफ साइंस, है ना, कहीं ब्लिस्टर हो रखा है, कहीं कुछ और हो रखा है, बहुत अनईजीनेस थी। तो पता नहीं करना क्या है, बट गांव से फिर एक आदमी है, वो आए थे तो बोतल लेकर के छोटी सी, और एक पंख था कोई मुर्गे का कुछ और, कहता है जनाब इसको आप स्लीपिंग बैग में ऐसे कर दीजिएगा, नहा के थोड़ा कपड़ों में लगा के पहन लीजिएगा। बदबू तो उसमें बहुत ख़राब थी, बट इट वॉज सो इफेक्टिव, और 24 घंटे के अंदर उसने काम कर दिया। लोकल लोगों को पता होगा ना ये सब। कभी कोई ब्रदर शहीद हुआ है सामने? बहुत हो गए हैं यार, बहुत ज़्यादा हो गए। फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था? यार फर्स्ट एक्सपीरियंस की बात नहीं यार, एनी एक्सपीरियंस इज द वर्स्ट एक्सपीरियंस, नॉट फर्स्ट बट वर्स्ट। पहली बार भी उतना ही बुरा लगता है, दूसरी बार भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तीसरी बार भी, एंड एवरी टाइम इट इज अ वेरी बैड फीलिंग। और इट्स नॉट दैट कि आपके सामने हुआ है, यू नो, किसी को चोट लगी है, आपने कोई चीज़ सामने नहीं होते हुए देखी है, बट आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिल रही है फलाने सेक्टर में वी लॉस्ट वन एन ऑफिसर, तब भी उतनी तकलीफ होती है। ऐसा नहीं कि सामने मरते हुए देखा किसी को, तो यू नो आदमी मरता है ना तो कैसा लगता है, ठीक है, वो तो मोरलेस फौजी देख ही लेता है अपनी लाइफ में। आपको दिख भी नहीं रहा ना आपके सामने, तब भी आप बिल्कुल महसूस कर पाते हो, और आपको है ना दर्द तो तब भी उतना ही होता है, तकलीफ होती है। अब अपने इलाके में काम शुरू करते हैं कि वहाँ पे हुआ ना, यहाँ पे जो मिल गया गया हो, तकलीफ होती है यार। एंड फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम की बात नहीं है, हर बारी जितनी बार रहते हो यू आर इन पेन, यू आर इन ग्रीफ, ठीक है, बट इट इज द ओनली थिंग कि बीइंग ए फौजी यू आर नॉट दैट प्रिविलेज्ड लॉट, यू कैन नॉट क्राई, यू नो हाउ टू सेलिब्रेट डेथ। Which is the difficult battlefield in India? Most difficult battlefield, peace station. Commanders, their hukum and this thing that. ये मैं नहीं बोलता, फौज में किसी से ही पूछो, है ना, कोई बोलेगा सियाचिन इज द मोस्ट डिफिकल्ट फील्ड। अरे मौसम से वो नहीं है मूवी कोई कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है, सेम वे फील्ड से और लड़ाई से डर नहीं लगता साहब, पी स्टेशन और सीनियर से बहुत डर लगता है। सीनियर है यार, यू नेवर नो द विम्स एंड फैंसीज, खाली बैठा है, पता नहीं कौन सी आइडियाज आ रहे हैं। काम करने से कोई आदमी आज तक नहीं मरा। आई एम येट टू सी एक फौजी आदमी जो बोले कि भाई साहब मेरे को है ना फील्ड में नहीं जाना। आप 100% देखो, आपको वॉलंटियर मिलेंगे। आप जैसे बोलो कि भैया डराना तुम्हारे को पीस में भेज रहे, सब पीस में मत भेजो, सब आर में भेज दो। आर में बढ़िया नौकरी है, जोड़े होकर के चलो, अपना काम करो, सवाल जवाब कम है, जैसे ही दुश्मन आया सीधा ठोक दो, बड़ी चलो छोटी। पीस स्टेशन होता क्या, समझा दीजिए गौरव। क्या पीस स्टेशन वो स्टेशन होता है जिसमें सिर्फ पीस नहीं होती है। 24 घंटे इधर भाग, लॉट मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, लॉट ऑफ सेरेमोनियल ड्यूटीज, है ना, गेरू चूना, इंस्पेक्शन, है ना, ये सब चीज़ें बहुत होती हैं यार। सो आप गए हो कभी सियाचिन में गए हो? नहीं, आई हैव नॉट बीन टू सियाचिन, बट आई स्टेड इन हाई एल्टीट्यूड नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, सो कश्मीर ज़्यादा डिफिकल्ट है कि मणिपुर, नागालैंड? यार जो आदमी काम करना चाहता है उसके लिए है ना कोई जगह डिफिकल्ट नहीं, उसको मजा आना चाहिए वहाँ पे। और जो आदमी काम नहीं करना चाहता उसको आप पी स्टेशन नहीं ले, वो बोलेगा जी सर क्या बताऊँ कितनी दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत है सर, बहुत मुश्किल है। सर हमने इंडियन आर्मी की, उनके तौर तरीकों की और ट्रेनिंग की बातें करी, एक्सपीरियंसेस भी आपके सुने। आप लोग मस्ती कैसे करते हो? हर तरह से मस्ती करते हैं यार। ऐसा भी मोमेंट रहे हैं जहाँ पे ना ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, धमाके हो रहे हैं, गोली वोली चल रही है, और उसमें भी आदमी ना क्रैकिंग ए जोक, और कोई मुंह दबा के आंसर कह रहा है सर अभी मैं तो सर रुको यार थोड़ी देर के बाद में करते हैं। दे नो हाउ टू एंजॉय द जोक। आप देखो मूवी में देखोगे आप ना हंस रही हुई जनता जोर जोर से, ना मज़ा आता है कि यार गुड दिस इज समथिंग, है ना, यू हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड आज फाइनली मौका मिला है। मन हल्का रहता है थोड़ा, और आदमी थोड़ा जोश में रहता है ना, मतलब चारों तरफ से आवाज़ आ रही, धूम धड़ाका की रौनक लगी रहनी चाहिए, ठीक है। और बीच में कोई चुटकुला बन के आ जाता है, बाद में फिर लोग करते हैं कि अरे भाई ऐसा हुआ था, ठीक है। बहुत तगड़ी कॉमेडी देखने को मिल जाती है कई बार। फौज में तो कॉन्सेप्ट होता है एक आउटर कॉर्डन एक इनर कॉर्डन,
पता नहीं मैंने इसके बारे में कभी जिक्र किया है, पहले नहीं किया, शायद नहीं किया। इनर कॉर्डन होता है जो टारगेट है उसके आसपास आप लगाते हैं। आउटर कॉर्डन मतलब एज द नेम सजेस्ट बाहर की तरफ। तो एक भाई साहब हैं जिनको 51 मोटर दे करके बताया गया, बिकॉज वो एरिया वेपन है कि कोई भाग रहा हो तो इस इलाके में गोला दाग देना। बाहर की तरफ एक बड़ी पेड़ के हाथ छोड़ा गया और वो थोड़ा खुला होता है कि आदमी अगर यहाँ से भागे तो इनर कॉर्डर में फंस जाए। इनर कॉर्डर से बाई चांस कहीं स्नीक करके निकल गया तो आगे बंदे बैठे हैं वो ठोकेंगे। जब उनको चल करके फिर इनर कॉर्डर में आए, फिर इनर कॉर्डर से और टारगेट के पास में आप चले गए, पेड़ पड़ा हुआ है, पेड़ के पीछे बैठे हैं 2 लोग, है ना, एंड बात कर रहे हैं और मालूम है कि आपको इस घर के अंदर मिलिटेंट है। अब जो 2 बंदे वहाँ पे थे ना, तो यार एक अंधेरा एक ऐसी चीज़ है ना, और जब आवाज़ भी नहीं आ रही कुछ, तो बंदे ने कहीं किया होगा तो आवाज़ कहीं से आई नहीं। उसने बोला यार पता नहीं कहाँ छोड़ दे, ज़्यादा ही पीछे हैं एंड यू आर नॉट फीलिंग सेफ। तो उसने बोला थोड़ा सा आगे चलते हैं, एडजस्ट करते हैं थोड़ा, तो थोड़ा एडजस्ट किया आगे, फिर तब भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं। बोला ज़्यादा ही दूर छोड़ दिया, लगता है थोड़ी रीपोजिशनिंग करनी पड़ेगी। करते करते भाई साहब इनर कॉर्डन की लाइन में आ गए और अच्छा खासा डिफरेंस होता है उसमें। इनर कॉर्डन के बाद फिर वही ड्रिल करी उन्होंने, कुछ नहीं लगा। बोला यार बहुत गलत फंस गए, आज तक गलत ही छोड़ दिए। और भाई साहब इनर कॉर्डन को भी क्रॉस करके चले गए। और 2 आदमी जो बैठे हुए हैं पेड़ के लॉक के पीछे ना, ऐसे देख रहे हैं कि भैया मिल्टन का घर है, वो देख रहे हैं जाते हुए 2 आदमी। अब दिख रहा है कि पीछे से आ रहे हैं और दिखाई तो दे रहा साफ साफ कि अपने बंदे, बोल भी नहीं सकते कि भाई कहाँ जा रहे हो, और उधर देख रहे हैं अंधेरे में चुपचाप। मैंने कहा जितने चालाक बन रहे हैं उतने हैं तो नहीं ना। बड़े भाई जा किधर रहे, टारगेट की तरफ जा रहे हैं ना, तो बोल सकते हेलो करोगे सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, ऑपरेशन कैन गो फॉर अ टॉस, बंदा अंदर से ही कैन ओपन फायर। तो वैसी सिचुएशन है, कैच 69 ना तो बोलते बन रहा है ना कोई आवाज़ निकालते बन रहा है, और वो भाई साहब बड़े चुस्त तरीके से जा रहे हैं दोनों देखते हुए। और इतने सारे मकान में इधर उधर, भाई इतनी अच्छी मतलब किस्मत लेके आए थे, पहुंचे भी उसी मकान के आगे जिसके अंदर उनके फूफा जी बैठे हुए थे। अब वहाँ से देख रहे हैं सारे कि व्हाट टू डू, है ना। हर आदमी तो सेट कैरी नहीं करता अपने साथ में ना, कम्युनिकेशन से मिलाप है, सिर्फ देख रहे हैं यार, प्रे कर रहे हैं कि भाई फिंगर क्रॉस कि ये आदमी इसके बाद में और चमत्कार ना करे। पर थोड़ी देर में वो जो भी था आवाज़ हुई थोड़ी बहुत, एंड एक आइडिया हो गया अंदर कि भैया कोई है आसपास। जब हुआ तो बस उसके बाद में 1 फायर इधर से, 4 फायर इधर से। अब यहाँ से कोई अपने बंदे भी हैं, पर उधर फायर फूर है, तो उसमें जाके दीवार के साथ चिपक गए दोनों बंदे। एक के पास में मोटर थी और एक के पास में एमिनेशन था। अब वो हुआ हबड़ा थबड़ी में, तो अंदर से ये भी दिख रहा है कि इधर से एक मिलिटेंट कूद रहा है, और यहाँ पे दोनों, जब वो फायरिंग हुई तो करके ठक करके दोनों अलग अलग डायरेक्शन भागे। एक के पास में सिर्फ मोटर थी जो पाइप की सिवाय कुछ नहीं थी, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप, और दूसरा सिर्फ गोला लेके दूसरी साइड में सरक गया कि भैया प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी ना, एक आदमी इधर जाएगा एक उधर जाएगा। ये ऐसे मकान हैं, वो इधर से आ रहे हैं भाई साहब, और मिलिटेंट यहाँ से आ रहे हैं, और यहाँ आकर के दोनों की पीठ भी टकरा गई। ठीक है, इट लैंडेड अप इन दैट सिचुएशन। और वो जो बंदा था, दोनों ने एक दूसरे को देखा, तो उसके बाद में ना बस दोनों ने एक दूसरे की तरफ ऐसे वेपन तान दिया, और तानने के बाद में जो बंदा इधर था साइड में, वो कहता हैंड्स अप। अब बोलते उस आदमी का AK-47 थी, उसने बोला यार मैं तो छोटा सा ही दिख रहा है इसमें छेद, ये कौन सा लेटेस्ट वेपन लेगा इतना मोटा को, तो ये तो यार थ्रू इन थ्रू जाएगा। तो उसने फटाक से रखी और हाथ ऊपर कर लिया। उसके अंदर ना तो कोई राउंड था और ना उसे वो फायर कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। इट वॉज जस्ट ए पीस ऑफ मेटल। बट उसने उल्टी करी, पकड़ा उस पाइप को हाथ में, मोटर की मार मार के उसने उसका पूरा सर फाड़ दिया तरबूज की तरह। उसमें डर भी था, गुस्सा भी था, और है ना अनसर्टेनिटी भी थी, बट काम कर गया। ठीक है, उसने बहादुरी से नहीं करा, बट हो गया उससे बिल्कुल। हैंडशॉट उसके पेट में लगा दिया, बोला फोड़ दूंगा। उसने देखा इतनी मोटी पाइप में, बोला नहीं मारना नहीं, फाउल है। और उसके बाद में यार जब तक पहुंचे, उसने मार मार के उसका बड़ी, जैसे ना कद्दू को खोलते हैं, उसने पीठे की तरह खोल दिया उसका सर। फाइनली वाज अवॉर्डेड गैलेंट्री मेडल ऑल्सो, है ना। तो उसके बाद कई बार छेड़ते हैं, क्या हुआ था उस दिन? नहीं तो कोई बात नहीं यार, बट ठीक है, उसने काम तो अच्छा ही किया, है ना। तो कोई और कहता है भाई, जो बोला क्या आप तो बड़े बहादुर हो, उसमें बोला हाँ। तो मैं तो बोलता है बहुत बहादुर है, मोटिवेशन स्टोरी मैं गुड। तो भाई तो देखो, मैं चिंता नहीं करा, हमने कोई जिक्र नहीं करा, एंड आई एम वेरी हैप्पी, एंड यू स्टिल रिमेन ए हीरो, यू डिजर्व टू रिमेन। राज हमारे बीच रहेगा। ये राज हमारे बीच रहेगा, ये रहेगा। बट ठीक है, उस मोमेंट में ऐसा हो जाता है। ठीक है, एक मूवी है सेविंग द प्राइवेट रायन, कभी देखना उसके अंदर। उसमें ऐसे ही है, दे आर इन अ क्लोज कॉम्बैट इन एनिमी टेरिटरी। एक सीढ़ियों से ऐसे उतर रहा है एक आदमी, और दूसरी आर्मी कैसे उतर रहा है, दोनों के हाथ में वेपन है, बेल्ट एंड एवरीथिंग, दोनों फ्रस्ट्रेटेड है, बट एट द सेम टाइम दोनों डरे भी बहुत ज़्यादा है। तो दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं, नॉट इवन एक्सचेंज ऑफ सिंगल वर्ड, बट दे लुक इनटू देयर आइज एंड द कम्युनिकेशन सेज कि लेट मी गो, दूसरे को भी ये लेट मी गो। तो दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते हुए ऐसे क्रॉस कर देते, नो वन फायर्स एट ईच अदर एंड गो विद देयर रिस्पेक्टिव टीम्स। ऐसा हो जाता है।
इट हैपेंस। और कोई किस्सा ऐसा कॉमेडी वाला? कॉमेडी अब ये जीती जाती है कॉमेडी थी। और किस्सा ऑपरेशन में जो हुई कॉमेडी, कॉमेडी थी। अब ये क्या था ये तो मुझे पता नहीं, बट हाँ एक बार हमारे साथ में ऑपरेशन के अंदर नहीं, इट वाज मैं ऐसे ही उस पर गया था गश्त के ऊपर, गाड़ी लेकर देखने के लिए। तो बारिश हो रही थी, कहीं कहीं पे एक जगह शेड थी, शेड के अंदर LMG के साथ में एक बंदा था, हु वाज डिप्यूटेड देयर, एंड बडी पेयर प्रॉब्ली हैज गॉन फॉर अपना है ना लू समवेयर। LMG उस पर रखी हुई थी, साथ में एमिनेशन बॉक्स रखा था, और वो भाई साहब ऐसे करके सो रहे थे, भगवान विष्णु के ना मुद्रा बना के ये कि ना सारा संसार मैं ही चला रहा हूँ। मैं पहुंचा एंड आई सॉ कि बड़ी CI ऑप्स का इलाका है, भाई साहब लंबे हो रखे हैं, हथियार साइड में पड़ा, हथियार पे हाथ तक नहीं है। तो मैं गया उसका बंदों में बताया चुप, मैं उसका हथियार और एमिनेशन बॉक्स उठाया, जिप्सी में रखा एंड मूव फ्रॉम देयर। फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद दोबारा आया, हॉर्न वॉर्न बजाया, वहीं से तू खड़ा हुआ फटाफट, उसने देखा हथियार नहीं एकदम से, जैन साहब मैं तो क्या कर रहा है, सब मेरी ड्यूटी थी, हथियार कहाँ है तुम्हारा? सब बहुत परेशान था, बोल सब गलती होगी सब, मैं हथियार कहाँ पे इतना, सब हथियार कमा रहा हूँ मैं वहीं पकड़ी, कॉलर वॉलर दिए 2-4 उसकी छाती में, मैं सारा हथियार दे रखा है, जिम्मेदारी है, यहाँ पे बैठा हथियार का ही नहीं मालूम तेरे को, मैगजीन का नहीं मालूम। मैं ठीक है, मैं बड़ी यू सॉर्टेड हो, मैं कंपनी में आके मिल। तो उसके बाद मैं जाने लगा, तो उसने देखा, बोला साहब मेरे को बंदे मार देंगे सब यहाँ पे। मैं नहीं, अगर तेरे को इतना है अपनी ज़िंदगी का तो फिर हथियार ऐसा होना चाहिए ना। फौज ये सिखाती है कि बच्चे की तरह छाती में ऐसे लगा के रखो हथियार को, देन ओनली इट इज़ गोइंग टू सेव योर लाइफ। तेरा हथियार ही तो गायब कर दिया तो कंपनी में आ जाए, बोला सब पहुँचूंगा नहीं कंपनी तक, मार देंगे बंदे, मर जा। डिजर्व भी यही करता है, बचा तो कंपनी में पहुँच जाना। एंड गाड़ी हम लोगों ने लगा दी, ही स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड आवर व्हीकल, आई वाज रनिंग एट सम पीस फॉर हिज लाइफ, कि इधर भाई अभी इस हालत में बिना हथियार की कंपनी तो काफ़ी दूर थी, नहीं पहुँचूंगा, मॉल भी खराब ही था उधर। तो ही वाज रनिंग एंड हम एक टाइम पे थोड़ा आगे करके गाड़ी साइड में स्लिप कर दिया अंदर। वो भाई साहब तो उस दिन तो रिकॉर्ड बनाने में लगा होता है कि आज तो भैया सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दूंगा। जब जान पे आती है ना आदमी ऐसे होता है, एक गलती कर रखी है ऊपर से खतरा। रनिंग एट फुल पेस, फिर गाड़ी हमने वापस लगाई, उसके पीछे पीछे लेके आए, फिर दोबारा हॉर्न बजाया, उसके साइड से निकाली गाड़ी, तो ही सॉ व्हीकल दौड़ के गाड़ी में पीछे आने लगा, फिर 2-3 लगाया उसके थप्पड़ में, मर लगा उसके। तो बोला सब गाड़ी में ले लो, बोला मारना मार लो, लेकिन गाड़ी में कूद गया वहाँ पे। बट देन उसके बाद उसको बताया, मैं आज करिए बेवकूफ़ी, दोबारा मत कर देना, यू नो। तो बट लेसन हैज़ टू बी डिराइव्ड होम, यू नो, कि आप जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के टाइम पे आप सोना फौज जाने से पहले फौज में पूछा जाता है, सभी तबीयत ठीक, किसी को कोई दिक्कत कोई तकलीफ है तो बता दो, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, ठीक है। कोई बुजुर्ग आदमी है ना, नहीं लेके जाएंगे। किसी को लग रहा है कि आज मैं थक जाऊंगा, अभी तबीयत खराब, आप बता दीजिए सिर्फ। क्यों जोश में आप चले गए वहाँ जाके आपने सिर्फ ये किया आप खांस दो बस, अब पक्का मरोगे और मरवाओगे दूसरों को। खांसी क्यों, खांसी भी नहीं चाहिए, अब बैठ गए एक जगह तो बैठ गए, खांसी भी नहीं आनी चाहिए। यू कांट इवन फाट, यू कांट इवन रिलीज ए गैस, फाउल स्मेल है, उसके आधार पे भी बंदा ढूंढ के मार देगा आपको। आप कुछ आग जलाओगे छोटा सा, आपने लाइटर जलाया, मोबाइल की लाइट ऑन होगी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विल कॉस्ट योर लाइफ, ठीक है। तो कई बार जो लोग कहते हैं कि मजाक कर रहा था, मजाक महंगा पड़ जाता है बहुत ज़्यादा, है ना। कई बार क्या होता है ना, जैसे मारने वारने से काम नहीं होता। एक बार एक ऑफिसर थे, गॉड ब्लेस हिज सोल नाउ, वेरी क्लोज फ्रेंड, सीनियर टू मी। सो ही वॉज इन चार्ज ऑफ ए पर्टिकुलर पोस्ट। कमांडर टोल्ड हिम, अपना माई सी टोल्ड हिम, कहता भाई जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ पे है ना यूनिवर्सिटी है, थोड़ा वो करो, है ना, जा करके थोड़ा लाइसेंस वगैरह ठीक होना चाहिए, गो एंड डू सम नेटवर्किंग। बोला राइट सर। नेक्स्ट डे वी वर इन सम पार्टी, गेट टुगेदर, इज हाँ लाइसेंस वाइसेंस के, बोला सर आई विल नॉट गो सर। सर ही इंसल्टेड मी, सर ब्लडी यू आर नॉट टेकन अपॉइंटमेंट, गेट आउट फ्रॉम मैर। कैसे इस तरह से बोला, सर आई एम ए मेजर सर, ही डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट, सर ये बहुत गलत हुआ मेरे साथ। तो इसे ठीक है देखते हैं, इसे भैरवा थोड़ा देखना, राइट सर। सो अगले दिन मैं बैठा था उनके बाहर, जहाँ पे वो थे भाई साहब चांसलर फांसलर बराबर, गाड़ी लगा के बाहर कैंप स्टूल लगा के आराम से मैं बैठा हुआ था। तो आई आज मैं लाला जी, आई यूज्ड टू कॉल हिम लाला जी प्यार से, मैं लाला जी कहाँ पे हो आप, इज इट पोस्ट में, आ जाओ गेट के ऊपर। बोला क्या करना, मैं आओ सर चाय पिलाता हूँ। तो केम एट द गेट पे उसके बाद में बंदों ने बताया सब गाड़ी आ रही है। तो जैसी गाड़ी आई हम लोगों ने फटाफट बंदों ने रोक दिया, बोला साहब गाड़ी से फटाफट उतरिए, जल्दी बाहर आइए। एक पैनिक सी ड्रिल करी, फटाफट बाहर निकाल दिया ड्राइवर को, उनको जो साथ। बोला क्या हो गया, मैं सर वी गॉट सम इन्फॉर्मेशन देयर आर एक्सप्लोसिव्स इन दिस यू नो व्हीकल, सो थोरो चेक करना पड़ेगा ना, आप यूर रेपुटेड है ना यू नो पर्सनैलिटी सिटीजन, आपका खतरा नहीं ले सकते फटाफट। तो मेरे पास लेके बोले क्या कर रहे हैं ये, वैसे इन्फॉर्मेशन है ठीक है, एंड आप वैसे भी बहुत बड़े पद पे हैं, टीचर हैं, मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, मैं सर आपकी है ना जान से हम वो नहीं ले सकते, किसी भी हालत में हल्के में नहीं ले सकते, वी नीड टू गो बाय इन्फॉर्मेशन। सो आई रिक्वेस्ट, आप मेरी गाड़ी में बैठिए, हम आपको छोड़ के आते हैं आपके ऑफिस तक, कि मुझे चेक करने दीजिए।
है ना, और आसपास का इलाका हमने बनाना शुरू किया, माहौल हट जाओ बिल्कुल क्लीन दिस एरिया, पूरा कॉर्डन करके। जनता फटाफट लेके आई थी, पेचकस प्लास एवरीथिंग लेके, गाड़ी की लाइट ऐसे लटक रही थी, सीटें पूरी खोल के बाहर, चाकू लेके सीट वूट पूरी फाड़ के बाहर, टायर ट्यूब सब कुछ फाड़ दिया, सब कुछ बाहर ऐसे लटकी पड़ी थी गाड़ी। फिर बाद में बंदे आए, कह रहे साहब पूरा चेक किया, थैंक गॉड कुछ नहीं है। बस आई एम सो हैप्पी, कुछ नहीं निकला सर, थैंक यू सो मच फॉर द कोऑपरेशन। तो ये लुक्ड एट गाड़ी ना, कहता है जोड़ दो इसको, मैं जोड़ो भाई फटाफट। क्या सब खोलना आता है, जोड़ना तो आता नहीं सर। मैं सर थोड़ा कमी है ज्ञान है ना इन बंदों को, बट कोई बात नहीं सर, अब बाहर से बुला के करा लीजिए, बट आई एम सो हैप्पी आपकी जान बच गई है आज। तो ही वॉज वेरी अनॉयड, कहता यू कांट डू दिस थिंग टू, आई विल रिपोर्ट। मैं सर विद लॉट ऑफ प्राइड एंड ऑनर। जब बाहर निकलने लगा, दूसरी गाड़ी मंगाई गई, जब बाहर नहीं निकलने लगा फिर मैं ठक, मैं सर इन्फॉर्मेशन सर फटाफट चेक। बोलो क्या, मैं सर पिछली बार गड़बड़ थी, इस बार कह रहा है 100% बुनियादी तौर पर सही है इन्फॉर्मेशन, हमने फिर ड्रिल कर दी। तो वॉज टोटली फ्रस्ट्रेटेड। मैं सर थैंक गॉड आपकी जान हमने बचा ली। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही केम, जैसे आए बंदा ने, सर फटाफट कहता व्हाट इज द जोक गोइंग ऑन, मैं फ़ोन करूंगा इसको उसको। मैं सर जिसको फ़ोन करना कीजिए, है ना। फिर सीनियर को फ़ोन किया अभी, बोला व्हाट्स गोइंग ऑन। मैंने कहा सर 2 दिन बोला, फिर 2 बार भी कुछ नहीं निकला। मैं सर आप बोलेंगे मैं छोड़ देता हूँ, बट अगर कल को कुछ हो गया ऑफ दिस रेपुटेड इन अपना पर्सनैलिटी, कुछ निकला, फिर मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता सर। मेरा सोर्स ये कह रहा है कि मेरे को आप जान से मार देना इस बार गलत निकले हो। कहते सी डोंट टेक पंगा, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, यू गो थ्रू द चेकिंग। मैं सर थैंक यू वेरी मच। फिर खोल खाल के रख दी हमने। वो कहता सर प्लीज़ कोऑपरेट विद देम, एंड दे आर फौजी पीपल, दे नो द ड्रिल एंड ऑल दैट। पूरा खोल के रख दिया। ये 3 दिन चली। चौथे दिन तो खिड़की से इतनी बाहर गर्दन निकली तो देख रहा था, कहता बैठा हुआ है बाहर। चौथे दिन आया, कहता रुको लेट मी टॉक टाइम। कहता आप जानबूझ के कर रहे हो मेरे साथ। मैं सर यू आर अ वाइज मैन। कहता क्यों कर रहे हो। मैं सर आप बताइए। कहता नहीं आप बोलो मेरे को क्यों कर रहा है मेरे साथ में। मैंने कहा आप इनको जानते हो, लाला जी कम हियर, इज माई सीनियर, यू नो हिम। मैं आपके ऑफिस में आए थे 4 दिन पहले। ही रिक्वेस्टेड यू, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, कैन आई मीट यू, एंड आई हैव कम टू मीट यू। आपने बोला गेट आउट। मैं सीरियसली, मैं पढ़े लिखे हो गए कि इस पे होकर के फौजी ऑफिसर से आप ऐसे बात करेंगे कि गेट आउट। आप ये भी बोल सकते थे कि आई एम बिजी, बट गेट आउट वॉज योर चॉइस ऑफ वर्ड्स। ज़्यादा हल्के में ले लिया आपने, है ना। डराने का कोई हमारा इरादा नहीं है, अभी तो फिलहाल आपकी जान ही बचा रहे हैं। तो ही सेड कि आई एम सॉरी। मैं सर सॉरी इज़ नॉट गुड एनफ, यू नीड टू बी बेटर। अभी तो 4 दिन है सर, रोज हो सकती है ड्रिल। आई विल कम अप विद न्यू मेथड्स, आई एम क्वाइट गुड गाय, है ना, एंड आई एम मैडली इन लव विद पीपल लाइक यू। अब आप बताइए करना क्या है। तो सर नहीं सॉरी, अभी आप हमसे मिलिए आकर के प्लीज़, मैं आऊँगा पोस्ट से आपसे मिलने। तो मैं ठीक है जाइए, मैं बाकी आप कॉल करेंगे इधर उधर तो तरीके बहुत है सर, मैं नए तरीके निकालूंगा कुछ, है ना, बट आई विल ऑलवेज इंश्योर दैट आई लुक आफ्टर योर इंटरेस्ट। समझा के भेजा। उसके बाद मैं फिर एक गेट टुगेदर हुई शाम को। तो बोला भाई लाला जी कहाँ पे हैं, सी ओ आस्ट। मैं स्क्रीन ऑन किया, मैं सर मैं सर फंक्शन चल रहा है इवेंट में, यहाँ पे लगा रखा है, मैं सर इज द चीफ गेस्ट, ही सिटिंग नेक्स्ट टू दैट गाय हू टोल्ड हिम गेट आउट। कहते कुछ किया क्या। मैंने सर कुछ नहीं, छोटा सा एक इंटरेक्शन था 3-4 दिन का। कहते क्या कर रहा था, व्हाट यू आर अप टू। मैं सर नथिंग, गुडविल जनरेट कर रही है थोड़ी सी होगी। सो इट इज कन्वेड सच ए गुड मैसेज ना। उसके बाद में दैट रेपो वाज देयर। तो उनको बताया, मैंने कहा सर आप हम दोनों है ना इसी जगह में काम कर रहे हैं जहाँ पे है ना इट इज़ नॉट गुड, योर बिहेवियर इज गोइंग टू इफेक्ट माई हेल्थ एंड माई एक्शन प्रॉब्ली इज गोइंग टू इफेक्ट योर हेल्थ। अब मिल के काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं यहाँ के लोगों के लिए, जगह के लिए। और ऐसा एक नहीं, बहुत बार होता था। आर्मी को लेकर जैसे बचपन में बड़े होते तो घर में कभी कोई चाचा हैं, कोई दादाजी कभी आर्मी में रहे थे, या अपने दोस्तों से कुछ बातें सुनने को मिलती है, आप बताइएगा कितनी सच है। जैसे एक बात सुनने को मिलती है कि आर्मी में है तो शराब तो पियेंगे। नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। मेरा बेस्ट बडी है कर्नल विशाल चौधरी, एक बूंद टच नहीं करता वो, एंड व्हाट अ थॉरो जेंटलमैन। और दूसरा है कि आर्मी में है तो इनका कैंटीन का कार्ड मिल जाए तो शॉपिंग हो जाएगी ईजी। तो ये अभी भी होता है यार, ये इट्स इंडिविजुअल चॉइस। पहले दारू वाला ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ कर्नल विशाल चौधरी, एग्जाम्पलरी कंडक्ट, ठीक है, खालसा ट्रुप कमांड करे, ठीक है, जाट राम है, बट एक बूंद को कभी उसने हाथ नहीं लगाया, ठीक है। और बाकी उसके बाद में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं दोज हु से कि ना कि व्हेन यू ड्रिंक लाइक ए फिश, बट वो इंडिविजुअल चॉइस है, दैट्स अ रॉन्ग चॉइस। ओकेजन ठीक है, बट ओकेजन कभी कभार होता है। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं मैं सिर्फ साल में 2 बार पीता हूँ। बोला किस दिन, बोला एक उस दिन जिस दिन बारिश होती है उस दिन, बोला दूसरा जिस दिन नहीं होती उस दिन। ठीक है ठीक है। फिर उसका एक और वर्जन है, बोला यार मैं कभी ज़्यादा नहीं पीता, बट मैं हो गया था। हाँ नहीं ऐसे हैं यार, ऐसे, बट इट इज़ इन सिविल ऑल्सो, इट इज इन फौज ऑल्सो। अब मैंने अपने बाहर लिखा हुआ था, बार के बाहर, मैंने कहा इट्स नॉट गुड यार, आई कुड लेट्स मेक समथिंग गुड। सो मैंने अपने बार के बाहर लिखा था वी ड्रिंक ओनली ऑन द डे स्टार्टिंग फ्रॉम टी
एंड दैट इज टुडे, देन लिखा था टुमारो, देन लिखा था ट्यूसडे, फिर लिखा था थर्सडे, फिर उसके आगे लिखा था ट्राई डे, फिर लिखा था टैटरडे, फिर लिखा था टन डे, है ना, एंड एवरी टिंगल डे, चेस। बट उस माहौल बनाने के लिए था, वी लिटरली नेवर फॉलोड इट कि करना ही है, यू नो, ठीक है। बाकी कुछ नॉर्म्स होते हैं, जो डाइनिंग इन डाइनिंग आउट है, डाइनिंग इन में डाइनिंग आउट में जब आप करते हो तो है ना, उस समय तो होता है कि भाई आज इसको दबा करके बुलानी है ना, आज इसका स्वागत होगा, है ना, स्वागत नहीं कीजिएगा तो फौज करती है अपने तरीके से स्वागत, उसका पता नहीं लगता ना कि किस साइड गेट है, किस साइड खिड़की है, बड़ा सा दरवाजा है बट आदमी खिड़की में से निकल रहा होता है ना, तो स्टोरी बन जाती है कि देखो भाई उस दिन इसको तैयार किया था हमने प्राइम करके। डे बिफोर ओनली आई वाज टॉकिंग टू अपना कर्नल अभिषेक, ही वाज माय ऑफिसर व्हेन आई वाज कमांडिंग, ही सेड दैट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। मैं तेरे को याद है तूने डाइनिंग आउट में क्या लिखा था? डाइनिंग आउट में मतलब ऐसा हो गया था कि अभिषेक कहता है सर मुझे तो याद नहीं। मैंने कहा आई विल टेल यू। तो उसमें एक बुक होती है विजिटर बुक ना, जिसमें आप लिखते हो जाने से पहले कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, सम फाइनल मैसेज। मैं तूने डॉट लगाया था उसमें, उसके बाद में ना डॉट वो सांप सीढ़ी तरह ऐसे करके जा रहा था, एंड इट वेंट आउट ऑफ द रजिस्टर, ही वाज नॉट एबल टू राइट एनी सिंगल वर्ड। और इसमें बहुत सारे मिल जाते हैं जिनके ना ऐसे चल रही होती है लाइन, बट ओनली ऑन वन ऑट डे। बाकी आपने बोला CSD का, CSD एक फैसिलिटी है जो बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जहाँ पे सारी चीज़ें आपको है ना बाहर कहीं जाना नहीं है। इट इज़ समथिंग लाइक आपका जनरल ग्रॉसरी स्टोर, आपको टिश्यू पेपर से लेके हेलमेट से लेके स्पोर्ट्स चीज़ों से लेकर के एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो चाहिए आपको घर पे मिल जाती है, एंड देयर इज अ कंसेशन गिवन ऑन दैट। ओके, व्हेन आई गॉट कमीशन उस समय क्या होता था, देयर वाज नो सिस्टम, अपनी ज़रूरत के मुताबिक सामान लेना होता था। बट मुझे जो मैं व्हेन आई लुक बैक तो ज़्यादातर टाइम रिश्तेदारों का ही सामान होता था, कभी बुआ जी का है, कभी चाचा जी का है, कभी है ना किसी और रिश्तेदार का है। सब बोलते हैं मेरे लिए भाई 4 साबुन ले आना, वो ले आना। बट करते करते पूरी गाड़ी में मैं हमेशा ना बस सप्लाई कर रहा था, मैं आपका ये आ गया, वो बोलते ओके थैंक यू बेटा, मैंने कहा चलो ठीक है ठीक है, कोई बोलता था मदद कर देते थे, बट दैट वाज नॉट अ करेक्ट थिंग। और ऐसे बहुत सारे लोग होता था। ये तो खैर मैं उस समय यंगस्टर था, मुझे पता ही नहीं था, जो बोलता था मैं ला देता था, नहीं तो वो बोलते थे कि यार तुम तो बड़े अच्छे ऑफिसर बने हो, हमारे लिए कुछ करते ही नहीं, थोड़ी सी ला दो। कोई एक ड्रिंक की बॉटल 2 बोली, किसी ने 4 साबुन, बट मांगने वाले 40 थे। तो 40 को 200 से भी करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यू नो। फिर कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी रहे हैं जहाँ पे लोगों ने इसका मिसयूज़ किया है ना, कि सामान आपने बहुत उठा लिया एंड यू सेल इन द सिविल। ऐसे कुछ केसेस किए लोगों ने, बट देन फॉर रिव्यूड इट एंड फॉर्च ने नया तरीका ईजाद किया, और उसके बाद में नाउ देयर इज अ सेट ऑथराइजेशन स्केल। आप उसके बाद में चाहे जनरल साहब हैं, उसके बाद में भैया आप कर्नल साहब हैं, उसके बाद में चाहे आप हवलदार गुरु जी हैं, ठीक है, आपको अगरबत्ती के भैया सिर्फ 4 पैकेट मिलेंगे, ये चीज़ है आपको 2 मिलेगी। अब आप उसको बांट लीजिए, रिश्तेदारों में बांट दीजिए, खुद इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, जो भी है। बट देयर इज अ स्केल हर मंथ के हिसाब से कि आपको इतना मिलेगा, तो स्केल है वो दे दिया, एंड ड्रिल्स आर स्ट्रीमलाइन एंड पीपल आर यूजिंग दिस फैसिलिटी। रिश्तेदारों के लिए कठिन हो गया है। यार CSD में सबसे ज़्यादा जो होता है ना देखने वाला माहौल, वो होता है जो रिटायर्ड फौजी होते हैं, उनके बुजुर्ग आदमी होंगे 70 साल है ना, 75 साल 80 साल के, है ना, वो भी कैंट में पहुंचे हुए हैं। मैं नमस्कार दादाजी कैसे हैं आप, राम राम, बोला राम राम, बोला आप जी, मैंने कहा लिफ्ट मांगी किसी ने, मैंने दी, मैंने कहा मैं ऐसे कर्नल राजीव, बोला जैन साहब आप तो बहुत सीनियर हैं। मैंने आप उम्र में बड़े हैं, इसमें कोई सीनियर वीनियर नहीं है, आप इतने पुराने हैं, हम लोग तो अभी फैक्ट्री से निकले हैं, आप तो बहुत पहले रिटायर हो गए, आप सीनियर हैं, आप बैठिए। मैं किधर जा रहे हो? बोला कई दिन हो गए, थोड़ी ठंड सी भी आ रही थी, मैंने कहा 4-5 बोतल ले ही आता हूँ। दैट लव फॉर दैट बॉटल ऑफ लिकर ना, उनके घर के 500 मीटर में है लिकर शॉप, बट लेकिन वो नहीं चाहिए जिसके ऊपर लिखा ना ओनली फॉर सेल इन CSD, वो चाहिए कि ये भैया मैं फौजी महकमे से लेके आया हूँ, इसमें ज़्यादा अपनापन है, दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग इज देयर। और मैंने लोगों को देखा है 30 किलोमीटर आकर के 1 बॉटल CSD से लेके जाएंगे, कि मैं बोलूँगा भाई आज मैं मेरे कैंट में गया था, आज मैं अपनी फौज में गया था, अपनी फौज से मैं 2 बोतल लेकर गया हूँ। बोला ये अलग है, ये सिविल वाली बकवास है ना, सेंस ऑफ प्राइड है वो। बिल्कुल है यार। 70 साल का आदमी भी वो 1 बॉटल लेने 30 किलोमीटर तक आता है, फिर 4 लोग मिलते हैं अपने जैसे वहाँ मिलता है, और राम राम साहब कैसा चल रहा है, ठीक है। अंदर आते ही उस हवा के अंदर ना कुछ अलग से मैं देखता हूँ लोगों का ना बातचीत करने का, दैट सेंस ऑफ रिकॉग्निशन है, उसको दिख रही है वो दोबारा की लाइन में लोग लगे हैं चीज़ में, कोई पूछता है क्या तो अपना कार्ड निकाल के दिखाता है, आई एम हवलदार सो एंड सो, आई एम नायब सूबेदार सो एंड सो, आई एम मेजर सो एंड सो, यू नो, इट्स फीलिंग ऑफ कमिंग बैक होम। कुछ लोग तो वैसे ही आते हैं, चाहे 2 साबुन लेनी हो और 30 किलोमीटर दूर आकर के अपना कि भाई मैं अपनी CSD से लेके आऊँगा। आर्मी में कैसे डिसिप्लिन बिल्ड करते हैं आपके अंदर? बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। एक तो हर एक चीज़ के कुछ थंब रूल्स हैं। थंब रूल्स मतलब बिल्कुल बेसिक रूल्स हैं। जैसे पहले 3 बेसिक रूल सिखाए गए थे, 3 R, राइट टाइम सही समय, राइट प्लेस सही जगह पे पहुंचना, एंड राइट रैंक की सही यूनिफॉर्म में पहुंचना। ये पहला मंत्र सिखाया गया था फौज में कि यहाँ फॉलो इन, उधर फॉलो इन, PT के लिए यहाँ पहुँचना है, हथियार निकालने कोर्ट में जाना है, पार्टी के लिए अपने वहाँ पे पहुँचना है, गेम्स के लिए वहाँ पे, इवेंट के लिए वहाँ पे, ब्रीफिंग के लिए वहाँ पे।
आप सही टाइम पे सही जगह पे सही यूनिफॉर्म में पहुँचे, आपको कोई नहीं टोकेगा। पूरे 21 साल में एक बार लेट हुआ था पीटी में, जिसके लिए मैंने खुद ही ओन अप कर दिया था, मैं सर आज लेट था मैं 10 मिनट एंड आई ओवर स्लेप्ट, कोई रीज़न नहीं मेरा उसमें, एंड वॉट एवर पनिशमेंट इज गिवन ओके विद दैट। तो ऐसी लुक डिड ओके डोंट रिपीट, थैंक यू सर। जिन्होंने नहीं बताया था उनको कर दिया। तो एक तो ये बेसिक रूल्स हैं वो सिखाए जाते हैं। दूसरा फिर बहुत बेसिक जो समाज में भी बताया जाता है, बाकी सीनियर्स की इज्जत करनी है, जूनियर्स को अच्छे से अपने साथ में कैरी करना है, जो एक ऑफिसर से ठीक है या एक फौजी से एक्सपेक्ट किया जाता है, वो बेसिक बुनियादी चीज़ें। एक तो वो है डिसिप्लिन इनकलकेट करने के लिए। दूसरा अगेन रूटीन, आप ट्रेनिंग में जाते हो, रेजिमेंटल सेंटर में जवान जाता है, अकेडमीज में ऑफिसर्स जाते हैं। आप सुबह 4 बजे उठेंगे, 4 बजे से लेकर के जब तक लाइट्स आउट है आप सोएंगे, मिनट मिनट का हिसाब किताब है। 4 बजे एक बिगल बजा है ना, यू आर आउट। 4:30 बजे आप पैर नहा धो करके पहुंच जाएंगे पीटी डेस्क के अंदर। फिर 4:30 पे वहाँ पे मस्किटरी अपना शुरू हो जाएगी, प्रेयर्स, ठीक है। ओ गॉड गिव मी द स्ट्रेंथ, है ना, टू चेंज व्हाट आई कैन एंड द स्ट्रेंथ टू एक्सेप्ट व्हाट आई कैन नॉट, एंड देन यू स्टार्ट योर डे। उसके बाद में 45 मिनट ये होगी, आपको आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा, आप नहाएंगे धोएंगे चेंज करेंगे, पहुँचेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। दौड़ करके इतने बजे हथियार विड्रॉ होगा, करते करते इतनी सारी चीज़ें हैं, क्लासेस, ब्रेक्स, गेम्स, स्पोर्ट्स, आपको सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। एंड फाइनली होगा इतने बजे स्टडी पीरियड होगा, डिनर होगा, फिर आएगा रगड़ा देंगे, है ना, ऑन टाइम है, और इतने बजे लाइट्स आउट हो जाएंगे। लाइट्स आउट के बाद में कोई आदमी या कोई लाइट दिखनी नहीं चाहिए, जो मिल गया बहुत बुरी तरीके से रगड़ दिया जाएगा बाई ड्यूटी ऑफिसर रहने नहीं पान। तो आपकी बायोरिदम ऐसे सेट हो जाती है, जो मैं बोल रहा हूँ 24 घंटे का हिसाब किताब। 24 घंटे में आप इतनी बढ़िया लाइफ है कि जहाँ पे आपको फिजिकली देखिए सुबह ट्रेन किया गया है, आपको रगड़ा मिल रहा है, आप मेंटली बहुत टफ हो रहे हैं, ठीक है। प्रेयर से आपने शुरू किया, स्पिरिचुअली और ऑन हाई ऑन ऑर्डर, ठीक है। प्रोफेशनली ना पढ़ाई लिखाई है आपको, वो काम कर रहे हैं, आपको ऑन टाइम दिया गया, आप घर पे चिट्ठी विट्ठी लिख रहे हैं। लाइट्स आउट, कितने बजे आप सो जाएंगे, सो दैट आपकी जो स्लीप साइकिल है वो पूरी हो जाए और अगले दिन की ज़िंदगी जीने के लिए, ट्रेनिंग के लिए और रगड़ा खाने के लिए आप तैयार हैं। सो कुल मिलाकर के मैं वही बता रहा हूँ, 24 घंटे का जो हिसाब किताब है ना, दिस इज़ द बेसिक फाउंडेशन इन आर्मी। कोई भी रेजिमेंट हो, ठीक है, कोई भी ट्रेनिंग सेंटर हो, सुबह से लेकर शाम तक आपका जो लाइफ आपको जीनी पड़ती है वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में ना, वो आपके बायोरिदम में इतना सेट हो जाता है कि आप छुट्टी पे हो, आप घर पे हो, कहीं चले जाओ, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी है ना वो किक मारती है कि भाई इट्स मॉर्निंग टाइम, गेट अप। मैं अभी तक इतने बजे उठ जाता हूँ, 4 साढ़े 4 बजे ना, यू गेट अप, काम हो चाहे ना हो, बट आदत ऐसी होगी कि भाई उतने बजे उठ जाना है आपने, यू नो। लगभग 2 डिकेड आपने आर्मी में बिताए और उसके बाद अब आप सिविलियन लाइफ में वापस आए। नहीं, सिविल के अंदर मैं अभी भी अपनी फौजी लाइफ अपने तरीके से फौजी अंदाज में जी रहा हूँ। फौजी अंदाज से जी रहे, तो ये जो सिविलियंस को आप देखते हो, स्टूडेंट्स को, क्या डिफरेंस आपको लगता है? एक मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मुझे लगता है कि कैंट एरियाज बनाए जाते हैं आर्मी ऑफिशियल्स के लिए, वो इसीलिए ताकि इनका सिविलियन से ज़्यादा मुठभेड़ ना हो, क्योंकि वो एक माइंडसेट बन जाता है आर्मी का कि दे आर नॉट गुड पर्सन, या फिर ये इतने डिसिप्लिन नहीं है, ये अपनी लाइफ के साथ और अच्छा कर सकते थे, अपने पोटेंशियल को यूज़ कर सकते थे। इसलिए कैंट एरिया में आपको सेपरेट रखा जाता है सेम मेंटेलिटी वाले लोगों के साथ। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी, मतलब मैंने कभी अपनी सर्विस के दौरान किसी एक आदमी को भी ऐसे बोलते हुए सुना हो जो इस तरह का नज़रिया रखता है कि सिविलियंस हमसे कम है या सिविलियंस के साथ में हमें नहीं मिलना है। नहीं, वी ऑलवेज वांट टू मिक्स अप विद द पीपल। इट इज़ ओनली फॉर वन रीजन एंड दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ नॉट द पीपल, बट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, यू नो। हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है, लेडीज़ को, बच्चों को भी बताया जाता है, अगर दूध वाला भी अगर अंदर आता है दूध देने के लिए, अच्छे वो जवान के घर में हो चाहे ऑफिसर के घर में हो, जब दूध देता है तो हम पोस्टर्स लगाते हैं, बताते हैं उनको कि भैया अभी कल से दूध है ना 2 लीटर की बजाय 1 लीटर लेके आना, मेरे हस्बैंड ना फील्ड फायरिंग में बाहर जा रहे हैं। नाउ दैट्स ए लीकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन कि अच्छा ये भैया 1 महीने के लिए बाहर जा रही है फौज यहाँ से। ऐसी छोटी छोटी 50 चीज़ें, जब आदमी आता है दिखता अच्छा यहाँ ये हथियार लगा हुआ है, अंदर कुछ उधर ट्रेनिंग चल रही है, अच्छा ये चीज़ ऐसे है, टू सेफ गार्ड एनी थिंग, है ना, बिकॉज जानबूझ के, नोइंगली और अननोइंगली, इंटेंशनली, है ना, और यू नो कॉन्शियसली, किसी भी तरह से मौका ही क्यों देना आपने किसी को कि आप गलती करें। तो एक 4 दीवारी, सी इट इज़ नथिंग डिफरेंट। आप स्कूल है, स्कूल की भी तो अपनी बाउंड्री होती है, किस लिए बनाई गई? इट इज़ ओनली सो दैट, है ना, चिल्ड्रन दे स्टे इन द सेफ एनवायरनमेंट, यू नो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिहाज के हिसाब से, ठीक है। मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, बड़ी बाउंड्री बनाई हुई है कि बाहर से भी कोई और गलत आदमी ना आ जाए। सिविलियन से कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की, किसी फौजी को, ठीक है। दे आर आवर काउंटर पार्ट। फौज में डायरेक्ट कोई पैदा नहीं होता, जितने आते हैं सारे सिविल से ही आते हैं। मैं भी सिविल से ही आया था, मैं नहीं गया तो मेरे फादर हैं, मेरे फादर से पहले दादाजी थे। पहले जो फर्स्ट आदमी था वो तो एट सम स्टेज सिविल से ही आया था ना, और जब रिटायरमेंट हो जाती है तो उसके बाद में ना हर आदमी ने वापस फॉर द सेकंड इनिंग सिविल में ही आना है। करेक्ट। सो आप किसी भी हिसाब से देख लीजिए, आने से पहले और आफ्टर रिटायरमेंट, सेकंड इनिंग्स, वी वर पार्ट ऑफ द सिविल सोसाइटी एंड वी विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। तो जब हम खुद सिविल
पार्टी का अपना हिस्सा है सोसाइटी का, बट येस एक एनवायरनमेंट का फ़र्क ज़रूर है अंदर और बाहर में। अंदर आदमी सेफ है बहुत ज़्यादा, बाहर उतना सेफ नहीं है। ठीक है, जो कुछ भी चीज़ सुनने को आती है इतनी सारी, बच्चे हैं बड़े आराम से अंदर घूम लेते हैं। ठीक है, किस तरह की दिक्कत नहीं है, बुजुर्ग हैं, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, थिंग्स आर इन वेरी हाईली ऑर्गेनाइज फैशन। ठीक है, कूड़ा करकट बाहर जिस तरह फैला होता है, लोग फेंक देते हैं कहीं पे भी, कैंट में आपको नहीं मिलेगा, गाड़ी कोई भी ओवर स्पीडिंग में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, थिंग्स आर हाईली ऑर्गेनाइज। बस आएगी बच्चों को लेकर के, ये नहीं कि छोटी सी बस है जिसकी 23 की सीटिंग है बट उसके अंदर 40 बच्चों को 45 बच्चों को बिठा के जैसे सिविल में लेके जाते हैं पैसे कमाने के लिए, बच्चों से कोई लेना देना नहीं, बस भेड़ बकरी की तरफ भर दो। फौज के अंदर जब आएगा तो एक ड्राइवर होगा, साथ में एक को ड्राइवर होगा, पीछे एक डंडा मैन होगा कि बच्चे जब पीछे चढ़ जाते हैं बैठ जाते हैं उनको ध्यान से देखना। ठीक है, बट वो इंश्योर करेगा, एक एक को उतारेगा, एक एक को चढ़ाएगा। ठीक है, कोई लड़की जा रही है साथ में है ना, एक आया होंगी वहाँ पे, गाड़ी की स्पीड बहुत लिमिटेड कंट्रोल में रखेंगे। कोई और भी आ रहा है लेकिन स्कूल की गाड़ी आ रही है तो चाहे ऑफिसर भी हो, गाड़ी साइड में पार्क रखे, पहले गाड़ी को मौका देगा जाने का। तो जब आप इधर आ जाते हो सिविलियन लाइफ में तो ये चीज़ें परेशान करती हैं छोटी छोटी? यार बहुतों को करती हैं, मुझे तो नहीं करती। मैंने बोला ना मैं सिविल में हूँ बट फौजी अंदाज में अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। बहुत लोग हैं जिनको कंप्लेन है, दे ऑलवेज सी आई डोंट बिलीव इन कंपैरिजन। भाई शिकायत करके या तो मैं कुछ इससे बढ़िया तो बेहतर मैं कुछ माहौल ही चेंज कर लूँ। तो रादर देन फाइंडिंग फॉल्ट विद सिविल लाइफ एंड सिविलियन, व्हाई नॉट। मेरा तो एंडेवर यही है कि जितने ज़्यादा हो सकते हैं ना तकरीबन फौजी बना दूँ सिविलियंस को, तो मैं बना रहा हूँ अपने तरीके से। आई एम वेरी हैप्पी, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है सिविल एनवायरनमेंट से। सिर्फ एक शिकायत रहती है जो है पेशेंस एंड रूडनेस। लोगों को जब देखता हूँ ना रोड पे लड़ रहे हैं, कोई किसी के मार रहा है या छोटी सी बात में नाराज़ हो जाता है, पेशेंस बहुत वो चीज़ है। केवल सिर्फ एक गोली फायर करने के लिए है ना आपको 10-10 दिन बैठना पड़ता है जस्ट लुकिंग एट वन डायरेक्शन कि यहाँ से इनपुट है, यहाँ से शायद आदमी आएगा। आपकी होप ना टाइम के साथ में ड्रॉप होती रहती है। यार सुबह से शाम हो गई, शाम से रात होगी, रात से ना फिर सुबह हो गई, है ना, राशन खत्म हो रहा है, नहाए नहीं हो, शरीर में इचिंग आ रही है, यू स्मेलिंग लाइक ए पेग। ठीक है, फिर भी उम्मीद में बैठे हो कि है ना आज हो सकता है, आज कुछ हो सकता है। 8 दिन 9 दिन 10 दिन आप बैठे हो स्टिंकिंग लाइक एनीथिंग, है ना, जस्ट लुकिंग इन वन डायरेक्शन कि इधर कुछ आएगा। ठीक है, कितनी पेशेंस चाहिए। टॉयलेट के लिए भी ऐसा नहीं उठ करके मैं जरा जाके आता हूँ। आप जहाँ पे बैठे हो आप वहीं से 4 कदम पे उधर ही टॉयलेट करते हो, है ना, और किसी तरह का कोई शौक नहीं है। दूर एक छोटा सा जुगनू जैसा कोई डॉट दिखाई देता है, उसमें भी आदमी ठंड में ना ऐसे महसूस करता है कि वाह यार कितना गर्म महसूस हो रहा है, वो ना यहाँ गर्मी महसूस होती है। तो बहुत पेशेंस चाहिए। 10वें दिन जाकर के कहीं टारगेट दिखाई देता है कि गुड कम ऑन बेबी आ जा तू, है ना, 10 दिन से बैठे हो, तेरा इंतजार था। 10 दिन के बाद में जाकर के ना दर्शन होते हैं कि प्रभु की ये आया भैया, तू आ जा जरा, थोड़ा सा और पास आओ, थोड़ा सा और आओ। और उसके बाद यहाँ पे देखता हूँ गाड़ी पार्क करते थोड़ा सा आते हैं, गाली गलौज से शुरू होती है, मार पिटाई पे आ जाते हैं, शीशे तोड़ देते हैं, समटाइम लूज लाइफ ऑल्सो, है ना। दैट इज समथिंग विच पर्टर्ब्स। अभी आते समय देखा गाड़ी है, एक बंदे ने हॉन्क कर दिया उसको कि भैया गाड़ी मेरे को दो, और टोल टैक्स वाले ने सिर्फ पैसे मांगे थे कि दे दो। ड्रिंक ले रखी है, 4-5 लोग उठे रॉड डंडे लेके उसको इतने बुरे तरीके से मार रहे हैं, एंड देख रहा हूँ मैं कि बंदा दौड़ रहा है करके। एंड फाइनली केम इन फ्रंट ऑफ माई व्हीकल, उन्होंने ऐसे मारा, गाड़ी पे मेरी शीशा लगा, मैं बाहर उतरने लगा उस बंदे की कुछ हेल्प करूँ तो जो रॉड लगी थी कुछ माई व्हीकल का दरवाजा ऑल्सो गॉट जैम्ड, यू नो। सिर्फ एक 50 रुपये के लिए 60 रुपये के लिए 5-6 आदमी मार रहे हैं आदमी को। यार आई वुड हैव पेड 100 रुपीज़ फॉर दैट। ये है जो है ना इनसेंसिटिविटी टुवर्ड अदर्स, एज के लिए, जेंडर के लिए, आपस में एक दूसरे के लिए। फौज में क्या है, जितना भी हो, ख़राब बात कितनी लगे सीनियर है उसकी ना जाकर के भी ठीक है जैन सर आपसे बात करना चाहता हूँ, सर मुझे आपकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, बैठ के बात कर सकते हैं, क्या पसंद नहीं आया सर, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, नहीं सर ये गलत है, सब ये नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। बट आपस में बातचीत होती है, बहस भी हो जाएगी, बट यू विल सेटल डाउन। बट ऐसा तो नहीं करते ना, जूनियर सीनियर को पसंद नहीं करेगा या सीनियर जूनियर पे गुस्सा हो सकता है, डांट देगा कि ब्लडी तुम फौज में ये सिखाया ऐसे करोगे, है ना, डांट बढ़ जाएगी, लेकिन फिर बाद में मोटिवेट भी करेगा, आइंदा दोबारा नहीं करना आपने। हाँ सर, बाहर ये नहीं है, बाहर सीधा बस मार दो एक दूसरे को छोटी छोटी चीज़ों पे। इनसेंसिटिविटी के सिवाय बाकी और तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी। आप आर्मी में थे तो कभी जान को ऐसा लगा कि आज मेरी जान को खतरा हो सकता है? यार मैंने हमेशा अपनी जान का ना बहुत ख्याल रखा है। मेरी जान जब मैं कहता हूँ ना, सो दैट इज़ माई मैन। ठीक है, माई जीसस एंड जवान, लीस्ट बॉदर्ड है ना मेरी जान को क्या होगा करके, नहीं। मर्फी लॉ इज ऑलवेज इन टू प्ले। जो आदमी ज़्यादा डरता है ना, मैंने एक दो बार टोका भी है कुछ लोगों को, मैं कहाँ पे हो साहब, पीछे चले गए, मैंने बताया था आगे रहने के लिए, एक बार और 2 बार फिर सर बहुत डर लग रहा है। और मैं भाई यहाँ से उठता है 30 आदमी के बीच में घुस रहे 40 आदमी, मैं लिखित में देता हूँ तो गोली जरूर ढूंढेगी इधर को, 50वें नंबर पे ना वहाँ आकर के ठोकेगी इधर को, आगे चल, सबसे आगे, हथियार ऐसे पकड़, यूँ करके चल, ऐसे करके देख के ना, यूँ बॉडी लैंग्वेज जैसी होगी ना उसके हिसाब से मैं देखता हूँ कौन आता है तेरे पास।
10 बार सोचेगा आदमी बॉडी लैंग्वेज देख करके ना कि यार ये आदमी ठीक नहीं लग रहा, ये ठोकेगा, बट ऐसे करके ऐसे डरता डरता आएगा 40 के बीच में ना, वो आ करके ठोकेगा वहाँ पे कि ये सही है टारगेट। मेरी जान हमेशा मेरे बंदों में रही है। मेरे बंदे फिट हैं, मैं फिट हूँ, मेरे बंदों को कुछ नहीं हो रहा, मेरा घंटा कुछ नहीं होगा। दे वर सो पैशनेट, जिस तरह मुझे है ना पैशन अपने बंदों के बारे में कि अपने बंदों को कुछ नहीं होने दूंगा। बताता था जितने लेके जा रहा हूँ उतने पूरी गिनती करके वापस लेके आऊँगा, अगर कोई वापस नहीं आया एक आदमी तो वो मैं आऊँगा। इतनी स्टेटमेंट बहुत होती, बंदे यूँ रहते थे, बोला साहब दोबारा मत बोल देना ये चीज़, ठीक है। ऐसा भी इंसिडेंट हुआ जहाँ बंदों ने गाली दिए दबा कर गए कि पागल हो, एक आदमी के साथ भाग गए। एक फोटोग्राफ है मेरे से, इसमें एक जूता पहना हुआ मैंने एक पैर में, टाइम नहीं था, बोलो भाग 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 करके निकल गए हम लोग, है ना। कहाँ की बात है ये? मणिपुर की बात है। एक पैर में जूता था, दूसरे में था ही नहीं, ठीक है। उतना टाइम नहीं था, बस डाला था पैर, वो निकल गया, बट एक पैर ऊपर जूते में और एक बिना उसमें। बट काम तो कर दिया था आने से पहले लोगों के ना। आई जस्ट ओनली वन ड्राइवर विद मी, काम तो तब भी निपटा करके बैठा हुआ था मैं वहाँ पे। एंड व्हेन दे केम, इतनी गालियाँ दी मेरे को मेरे जवानों ने उस दिन। एंड आई वाज बैठा, मैं रोड पे बैठ के हंस रहा था, कहता दिमाग खराब है, आप हंस रहे हो। मैंने कहा यार अभी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 महीने हुए हैं, बट तुम लोगों ने जिस अपनेपन से गाली दी ना, मुझे लगा मैंने कुछ अचीव किया, गुड यार। कह रहे साला एक कंपनी कमांडर है, बड़ी इतने टाइम के बाद हम बोलते रहते हैं ऑफिसर आया करके, कंपनी कमांडर पहली बार आया साहब, कुछ हो जाएगा साहब, हमारे बारे में नहीं सोचा आपने। वो बड़े हक से और अपनेपन से बोला उन्होंने यार। सो इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे था, जब मेरे को लगता था ना कि भाई मेरी जान मेरे बंदे हैं, इनको कुछ होने नहीं दूंगा। दे ऑल्सो यूज टू फील दैट वे, कहते साहब हमारी जिम्मेदारी है, साहब कुछ नहीं होता ना, देखना ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे? फौज में मेरा सिंपल कंसेप्ट है, आप अपने बारे में सोच रहे हो ना, फिर आप कुछ नहीं हो, आई मी माई सेल्फ। आप अपने आगे पीछे दाएं बाएं वाले हैं ना, उनका ख्याल रखो, आपको कुछ नहीं होगा। 4 लोग हैं आपको संभालने के, आप अकेले कितना संभालोगे अपने आप को? 4 दिशाएं हैं, चारों संभाल रहे हैं बंदे, क्या दिक्कत है? सर ये जो ब्रदरहुड है आर्मी में, ये लोग जब आते हैं तभी रहता है कि बिल्ड किया जाता है ओवर द टाइम? नहीं यार, ये बिल्डअप होता है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, बहुत छोटा सा ना, देखो सी हाउ द साइक चेंजेस, यू नो। अभी फौज में भर्ती हुए आप अलग अलग महकमे से है, जैसे मैं अभी बात करूँ ऊटी एकेडमी की या किसी भी एकेडमी की, एनडी की, या मैं अभी जहाँ खुद ट्रेनिंग करा रहा हूँ, मैंने 19 बैच निकाल दिए। 19 बैच में आज तक मेरी बात किसी ने नोटिस नहीं करी, चाहे वो फौजी ऑफिसर हो, चाहे सिविलियन हो, ठीक है, या स्टूडेंट रहो। सिर्फ एक लेडी हैं, एक सांबवी एक बच्ची आई थी, उसकी मदर थी, है ना, मिस कीर्ति, उन्होंने अपना नोटिस किया। एंड आई फेल्ट सो गुड एंड आई टोल्ड हर, मैंने कहा मैम आप पहले इंसान हो जिन्होंने मेरे को एग्जैक्ट वो बताया है जो मैं करता हूँ और जिस भाव से करता हूँ। शी सेड कि यू नो आई वाज नोटिसिंग, एंड मैंने नोटिस किया कि जब बच्चे आए थे पहले दिन ना, तो सबको हेयर कट के लिए आपने लगाया कि गिव ए क्लीन हेयर कट टू एवरीवन, बट वो बच्चों के लिए सिर्फ हेयर कट की ड्रिल थी। बट व्हाट आई नोटिस, दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू एंड यू हैव बीन एबल टू अचीव। मैं यस मैम, शी वाज द ओनली पर्सन टिल डेट जिन्होंने ये महसूस करा। मैंने कहा आपने क्या नोटिस किया मैम? शी सेड कि जब बच्चे आते हैं ना, तो हर एक का अलग अलग वो होता है हेयर स्टाइल। किसी ने बड़े बाल रखे हैं, किसी ने स्ट्रीक डाली है ना, कोई अमीर फैमिली से आ रहा है, कोई गरीब है, कोई है ना मीडियम फैमिली से आ रहा है, सबके अपने अपने एटीट्यूड हैं। कोई ऐसे देख रहा है, लाइन में खड़े हैं बट दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर ना, इधर उधर देख रहा है। सबका अपना हुआ है कि भाई अच्छा साला ये भी ट्रेनिंग करने के लिए आया है, अच्छा ये फद्दू भी आया है। शक्ल में साफ लिखा होता है कि दिस व्हाट इज थिंकिंग अबाउट समवन एल्स। बट जैसे ही हेयर कट होकर के सब एक जैसे होते हैं ना, तो कहता है वो भाई यार क्या नाम आपका, यार कहाँ से आ रहे हो? सारे मदर अर्थ पे सेम बोर्ड पे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है रगड़ा शुरू। जब रगड़ा शुरू होता है तो उसके बाद में ना सीमेंट मजबूत होनी शुरू होती है। लोग बोलते हैं जितना रगड़ा उतना तगड़ा, ये मेंटली तो होता ही होता है, बट उसके साथ में जो बॉन्डिंग है ना, इतिहास में आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, जहाँ पे कहीं बीमारी आई है, चाहे कोरोना आया है, कितने लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हुए चले गए। बाढ़ आती है, लोग कहाँ कहाँ से आकर के मदद करते हैं दूसरों की, क्या हेल्प करनी है। जब जब लाइफ में दुनिया में दिक्कत आई है ना, लोगों में आपस में मजबूती आई है, भाईचारा बढ़ा है, ठीक है। इट ऑलवेज ब्रिंग्स यू क्लोजर एंड इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। फौज में भी वही कंसेप्ट है, एक बड्डी पेयर का कंसेप्ट होता है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। मैं भी बनाता हूँ, आती पहले दिन मैं तुम दोनों बड्डी पेयर हो, नहीं तो क्या अपने हिसाब से सुविधा दी जाए तो क्या यार हमारे टेस्ट मिलते हैं, है ना, हम दोनों एक बैकग्राउंड से आते हैं। एक आदमी जो मजबूत है और एक कमज़ोर है, जो बॉडी बिल्डर है, तगड़ा है, 6 पैक बना रखे हैं, फिजिकली फिट है, एक मोटा आदमी में तो उसका बड्डी पेयर। अपने वो तो सारी काम कर लेते हैं, तो थोड़ा इस पर करके दिखा। जो वजन जिसका ज़्यादा है उसको भी लगता है यार बाद में बार बार मुझे उठाता है, मेरी वजह से ना इसका बहुत बैंड बजता है, तो वो भी जोर मारता है कि इसको है ना थोड़ा पनिशमेंट मेरी वजह से कम मिले। थ्रू आउट फौज की ट्रेनिंग ऐसी ही है। कमांडोज में जाओ आप कितने ही बड़े फन्ने खा हो, लेकिन अगर आप टारगेट पे नहीं पहुंचे जो आपको दिया गया है ना, आप बड्डी के साथ में, तो यू आर आउट, आप हरक्यूलिस हो गए, ठीक है। आप भैया कोई भी फन्ने खा हो, लेकिन आपका बड्डी पेयर बीच में अगर बैठ गया तो आप फेल हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे लोग हैं, मेरा खुद का बड्डी पेयर है कर्नल हिमांशु रावत, व्हाट अ स्वीट आर डार्लिंग।
मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आई ओ ओनली टू हिम। मैं पागल आदमी था मैंने वो इन कमांडोज ना, इधर चल उधर चल, टूट फूट कुछ नहीं देखता, सीधा दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो, ठीक है। एंड उसके पैर में बहुत बुरी तरह चोट लगी थी, चलना मुश्किल था, बट उस आदमी ने कभी गिव अप नहीं करा, घसीट घसीट करके कहता भाई चक्कर आ रहा है, बेहोश हो जाऊंगा, बट वो अपना पूरा वजन उठा के हमेशा ही वॉज ऑलवेज एन लैगिंग मेरे साथ में, टैगिंग अलॉन्ग विद मी, चल भाई चल भाई चल भाई। मैं तू देख ले छोड़ देते, बोला नहीं यार तू हर चीज़ में इतना बढ़िया कर रहा है, मैं नहीं करूँगा तो तू चला जाएगा। उसने अपने लिए कभी नहीं करा, बट मेरा खराब ना हो जाए परफॉर्मेंस, उसके लिए वो आदमी मरने तक की हालत में आ गया, बोला रिपोर्ट दे रहा हूँ बंदा बेहोश हो रहा है, बट वो पीछे पीछे लगा रहा, बोला यार तेरी परफॉर्मेंस खराब नहीं होनी चाहिए, मैं मेरी वजह से वो नहीं होने दूंगा। दैट इज़ व्हाट मेक्स यू स्ट्रांग। ऑपरेशंस में भी जाते हैं, सारा कुछ आते हैं, ऐसे लोग हैं जहाँ पे मैंने देखा है कि सर आप रहने तो ऑपरेशन में मैं जाता हूँ, मैम इज़ ऑन फैमिली वे, है ना, उनकी डिलीवरी है कुछ दिन बाद, बोला नहीं ऑपरेशन में जाऊँगा, बोला सर वैसे ही काम टेढ़ा है सर, है ना, अपन छड़े आदमी है क्या फ़र्क पड़ता है, अब मैम को लुक आफ्टर करो सर, अभी घर की छुट्टी हो रखी है आपकी, सैंक्शन नेक्स्ट वीक, यू गो होम, वील हैंडल दिस। एंड उसके बाद में द चैप हैज नेवर कम बैक। एंड दैट ऑफिसर आई हैड सीन हिम क्राइंग यार मैंने जाना था यार, बहुत बड़ा गिल्ट आ रहा है, वो मुझे बोल के गया था कि सर छुट्टी हो रखी है आप चले जाओ, मैं जाता हूँ। कहता हाउ कैन ही डू दैट यार, एंड व्हाई आई हैड नॉट गॉन, बिकॉज यू आर सपोज टू बी होम, यू नो, एंड बी रिमेंबर देन पीपल, है ना, कि बोल के गया था अगला कि सर छड़ा आदमी कोई बात नहीं, आपका ज़्यादा ज़रूरी है, आप घर जाओ, इसको हम देखते हैं। ऐसे लोग हैं जिनका ऑपरेशन हुआ है आने के बाद में, जींद का कैप्टन पवन, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस ऑफिसर, यू नो, 23 years who attained martyrdom, 3 years back I think। एनडी में गया, गांव से पहला बंदा, इतना कुछ अच्छा कराया, ये हल्क गया सॉलिड, ठीक है। ऑपरेशन में गया, बहुत अच्छा करा, वापस आया, चोट लगी, पूरा फ्रैक्चर था जॉ के अंदर, खड़ा होकर के उसके बाद ऑपरेशन में गया दोबारा, एंड देन वी लॉस्ट हिम। तो यार रगड़ा जो एक ऐसी चीज़ है, रगड़ा खतरा, ठीक है, दिस इज समथिंग, है ना, एंड डिफिकल्टीज चैलेंजेस इट ब्रिंग्स यू टुगेदर। अब गए कहीं ऑपरेशन के अंदर, यू स्टक अप इन ऑपरेशन, एवलेंच आ गया, 8 आदमी हैं 10 आदमी हैं, ऑल बाय देमसेल्फ, 20-20, 30 फीट एवलेंच में फंसे हुए हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, सिर्फ उम्मीद पे जिंदा है कि शायद कोई आएगा, मालूम है फौजी आदमी है, कुछ भी हो जाए, चाहे लाश निकालनी पड़े, बंदे तो आएंगे। उस भरोसे में और उस उम्मीद में आदमी, है ना, कई कई दिन निकाल देता है बर्फ़ के नीचे दबा हुआ, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स, मतलब ऐसे हैं एग्जाम्पल जहाँ पे एवलेंच आया था, ठीक है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस केस हनुमंत थप्पा, है ना। जब एवलेंच आया था, देयर वाज वन टूली विच वाज स्टैंडिंग देयर एंड दे कुड सी कि यस एवलेंच आ रहा है और एक ऐसे से हो रहा है। एक और केस था जहाँ पे इसी तरह से था, बहुत हाइट पे बंदे बैठे हुए थे, दे वर माय बॉयज एंड दे नोटिस्ड कि भैया एवलेंच आ रहा है, एंड वो बंदे उसके नीचे गए, यहाँ पे एक फौजी पोस्ट है, कायदे से तुमको इन्फॉर्म करना चाहिए था, दे ट्राइड, कम्युनिकेशन वाज नॉट वर्किंग, ठीक है। वो दूसरी फॉर्मेशन है, महकमा ही दूसरा है, हमारा महकमा ही दूसरा है, फॉर्मेशन दूसरी है, ठीक है, बट दिख रहा है वहाँ पे कुछ हुआ है, कम्युनिकेशन करके बताने की कोशिश करी, नहीं हुआ एस्टैब्लिश। तो इमीडिएटली ऑन जो ग्राउंड था, जो जेशो साहब, ये टेकन है कमांड डिसीजन कि बंदे हैं, कम्युनिकेशन हो चाहे ना मिले, मैं डिसीजन ले रहा हूँ भैया बचाना है, एंड दे वेंट इट विद दैट, टीम भेजी गई। बाद में फिर पता लगा, उसके बाद में दूसरे दिन फ़ोन आया हायर हेडक्वार्टर से, बड़ी तुम्हारे बंदों ने किससे पूछा, मैंने कहा टीम बाहर है, मुझे पता नहीं है फिलहाल अभी, है ना, आई विल फाइंड आउट द डिटेल्स। जब पता किया तो उन्होंने बताया कि भाई हमें पता लगा है कि उनके बंदों ने आपके बंदों को बचाया है। मैं कमाल है, बंदों को बचाया, उस चीज़ से आपको समझ में नहीं आ रही, बट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, है ना, आपसे परमिशन ली, उस चीज़ की आपको दिक्कत है। बोला हाँ, मैं अपनी दिक्कत शिरवान आप अपने पास में रखें, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई मैन व्हाट दे डिड, एंड कॉम्प्लीमेंटेड माई बॉयज। सो देखो, आदमी ने अपनी रैंक, अपनी नौकरी, अपनी रिपोर्ट, ठीक है, एंड सारा कुछ, और पनिशमेंट के लिए भी तैयार हो गया, बट ये ब्रोकन द रूल ऑल्सो। ना उसको अच्छी रिपोर्ट चाहिए, ना प्रमोशन चाहिए, पर जो बंदा गया उसको बचाना पड़ेगा, दैट इज कमरेडरी। यहाँ पे करियर के लिए, छोटी सी रिपोर्ट के लिए आदमी एक दूसरे को नुकसान कर देते हैं। यहाँ पे सब कुछ स्टेक पे रख करके वो करते हैं। एविएशन, जो चॉपर्स उड़ाते हैं ना फौज में, वो एविएटर्स बोलते हैं उनको तो कितनी बार देखा है मैंने, यू नो, रूल तोड़ते हुए कि बंदा बताना है वेदर खराब है, ये खराब है, कुछ भी खराब हो, आई हैव सीन, जहाँ सीओ खुद बोलता है, मतलब भरवन क्या हो, मैं सर ये चीज़ है, बोला नॉट टू वरी, वेदर खराब है, जो भी मैं ट्रेनिंग शॉट ही दिखा रहा हूँ, आई एम गोइंग माई सेल्फ। सीओज हैं जो खुद जा करके नैप ऑफ, और बिल्कुल ज़मीन के साथ फ्लाई करके उठा करके कि 2 मिनट भी नहीं होंगे, मेरे को मुश्किल से 3 सेकंड होंगे, ज़मीन से, है ना भाई, हवा में होंगे 1 फीट सीधा कैजुअल्टी अंदर, एंड आई एम बैक। कर देते लोग। दिक्कतें, चैलेंजेस, मुश्किल, अपना टाइम, ये सब चीज़ें हैं जो एक कमरेडरी लेके आते हैं, जहाँ पे आदमी ना खुशी खुशी ऐसे पकड़ करके दूसरे को पीछे खींचता है और खुद गोली के आगे आ जाता है। हनुमंत थप्पा की जो आप बात बता रहे हो, उसमें बर्फ़ के नीचे शायद कितने दिनों तक वो
जो ऑफिसर थे वो थे, और उसके बाद निकाला गया तो फिर वो जोक कर रहे थे, हंस रहे थे वो। ऐसे होने चाहिए, फौजी आदमी ऐसे होने चाहिए, तभी स्टोरीज बनती हैं, तभी लोग बात करते हैं, तभी मिसाल कायम होती है, तभी ना लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, एक छोटी सी बात होती है उस पर आदमी रोने लग जाता है, फिर क्या ही फायदा। सो आपका पर्सनली कितनी अदर कंट्रीज की आर्मी से सामना हुआ है? सामना, मुलाकात, दो अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों ठीक है? बता दीजिए। हाँ, नहीं, मैं दोनों बताता हूँ, सामना और मुलाकात। देखिए, अब जब आप एक यूनाइटेड नेशन में मैंने सर्व किया, तो वहाँ तो पूरी दुनिया ही एक साथ होती है। आप कंट्री बोलिए और आपको वहाँ पे मिल जाएंगे लोग, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में, स्टाफ में, ऑपरेशंस में, ग्राउंड ड्यूटीज़ में, आपको तमाम मिलेंगे। दुनिया भर की आर्मीज़ के साथ में अपना वहाँ पे लेना देना हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी भी थे, जिसमें चाइनीज़ भी थे, जिसमें आप कोई भी कंट्री बोलिए, अफ्रीका की, यूएस की, रशिया, जहाँ से आपको बंदा नहीं मिलेगा, आपको 100% मिलेगा। तो सबसे मिल करके देखा, कुछ चीज़ें जो समझ में आई कि जब आप भैया बॉर्डर पे खड़े हो तो आपका मेकअप है ना, मेंटल मेकअप अलग होता है। भाई आप लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, आप इधर नहीं आएंगे, हम उधर नहीं आएंगे तो भैया कार्रवाई जो है उसके मुताबिक काम किया जाएगा। बट जब आप अपनी बाउंड्रीज के बाहर इस तरह के एनवायरनमेंट में काम करते हैं, देन एवरीबडी इज वेरी वेरी डिफरेंट। तो फिर सोल्जर की तरह है, ठीक है। वहाँ पे मैंने कोई चीज़ नहीं देखी कि जहाँ पे ऐसा हुआ। इनफैक्ट मेंटल मेकअप कैसा रहता है, टेल यू। पाकिस्तानी वो थे, एक अपना वो थे जो वहाँ पे ऑफिसर्स पोस्टेड थे एज ऑब्जर्वर्स। तो उसमें पाकिस्तानी भी थे दो, उन्होंने एक पार्टी थ्रो करी, तो जितने भी उस इलाके के अंदर थे, अपना सूडान के अंदर, तो उन्होंने सबको इन्वाइट किया। सारे आप यूनाइटेड नेशन के अम्ब्रेला के अंडर हो, आप एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं, तो उठना बैठना सभी का हो जाता था। तो मैं भी पहुंचा वहाँ पे, जो दूसरा ऑफिसर था पहले उनके साथ में, बोला शाम को वहाँ पे गेट टुगेदर है, जाना है। मैं सर राइट। तो वो जनाब अपना उसमें थे, सैंडल में और सलवार कुर्ता में। तो मैं अपना जीन्स टी शर्ट एंड बूट्स पहन के पहुंचा था। जब पहुंचे तो गर्मा जोशी ने बोला कि भाई सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम सलाम। तो मिले, गला, और उसके बाद में मैं आया तो अगले दिन मुझे बोला, यार तूने अच्छा नहीं किया उस ऑफिसर के साथ। मैंने कहा मैंने क्या किया उसको, मैं तो मिला था अच्छे से, मैंने बिल्कुल जज्बाती होकर मिला था। ही सेड नहीं, वो बोल रहा है कि भाई वो ऑफिसर ने मेरे को मार दिया। मैंने कहा यार मैंने कब मारा। देन नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू मीट हिम, मैंने कहा व्हाट डिड यू से, व्हाट हैपेंड। तो उसका जो अंगूठा था ना, वो पूरा नाखून इतना निकला हुआ था, ठीक है। तो मैं ये कैसे हुआ, कहता जनाब आपने तो मारी, अभी आप पूछ रहे हो कैसे हुआ। मैंने कहा मैंने कब मारी। तो पहले दिन जब मैं मिला था ना, तो वो यार उन्होंने सैंडल पहनी हुई थी, मैंने बूट पहना हुआ था। बूट ऐसे लगा नाखून में, पूरा नाखून निकल गया एंड वो पूरा उसका हिसाब किताब है ना बिगड़ गया। तो कहते जनाब आप हमारे को पसंद नहीं करते, आप हिंदुस्तान से, इसलिए आपने मुझे मारा। मैंने कहा भाई मारना होता बता करके मारता, इतनी कमज़ोर ट्रेनिंग ही नहीं है ना कि आकर के मैं किसी के नाखून में मारूंगा। और ये वो आप ये ना सोच है आपकी, इसको थोड़ा मजबूत करो। मारना होता तो पक्का छाती पे मारता है यार, ये कौन सा तरीका है मारने का, ये आपकी शिकलाई होगी, मेरी नहीं है शिकलाई, ठीक है। मिलने आया था और ढंग से मिला था आपसे, तो ये सोच जो है इसको ठीक करो। मैंने आपको नहीं मारा, बट यस अभी मुझे बताओ मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। आप खाना भिजवा दूँ, दवाई भिजवा दूँ, जो भिजवाना वो भिजवा दूँगा, ठीक है। फिर आते जाते वो भी कभी आ जाते थे, जनाब कैसे हैं आप, ठीक है। तो मैं कभी पूछ लेता आप लोगों की जो ड्रिल होती है आप कैसे करते हैं, ठीक है। फौजी स्टफ़ हमने कभी डिस्कस नहीं किया, बट वैसे इन जनरल रूटीन की बातें कि आपके परिवार में क्या है, आप लोग वहाँ पे क्या चल रहा है, आपके जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते थे। बट एक चीज़ जो समझ में आई बीइंग ए फौजी की है ना, अगेन कंपैरिजन, हथियार का कंपैरिजन, उसका कंपैरिजन, मैं कंपैरिजन में विश्वास नहीं रखता। मैंने ये नोटिस किया वहाँ पे कि जो कोई भी आर्मी हो फॉर दैट मैटर, चाहे पाकिस्तानी है, चाइनीज़ है ना, यूएस का है, किसी का भी कंटीजेंट हो, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो मतलब मैं अगर इम्प्लीमेंट करूँ अपनी फ़ौज के अंदर, तो मेरा कुछ है ना जवानों का या हमारा जो ओवरऑल ड्रिल है वो अच्छा होगा। वो पॉइंट उठाए मैंने सिर्फ। क्या है वो पॉइंट्स? ओके, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक पॉइंट था चाइनीज़ आर्मी का, तो आई नोटिस डिम कि उनका एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट था कि खाने के बाद में क्या होता था, खाना जैसे मिला तो खाना ख़त्म करने के बाद में एक हूटर बजता था। जितने जवान हैं वो सारे ग्राउंड पे आ जाएंगे, ऑफिसर जवान जो भी हैं, और फिर अगले 40 मिनट तक वो वापस बैरक में नहीं जाएंगे। वो गोल गोल घूमें, चाहे आगे पीछे कहीं पे भी घूमें। 2 लोग दोस्त हैं आपस में, वो घूमें, 4 लोगों का ग्रुप है, 10 का, जैसे भी, बट आप अपना चलते रहेंगे, ठीक है। और 40 मिनट के बाद में एक और हूटर बजेगा, देन यू गो टू द बैरक। मतलब आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। आजकल तो लोग पैसे लेते हैं सब बताने के कि भैया खाना खाने का 10,000 कदम चलना चाहिए, इतनी कैलोरीज बर्न होनी चाहिए। फौज में एक सीटी से ही काम कर रहे थे वो लोग, एक सीटी बजाई सारे बार, 40 मिनट घूमो, दूसरी सीटी एंड है ना। आजकल पैसे लेते हैं लोग बताने के। भाई ये अच्छी चीज़ है, अदरवाइज क्या आदमी जाते ही सीधा बिस्तर पे लंबा हो जाता है। मैं भी ट्रेनिंग देता हूँ स्टूडेंट्स को, उनको स्टैंडर्ड ड्रिल है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, खाना खाने के बाद में सीधा ग्राउंड पे गोल गोल घूमते रहोगे, बात करते रहोगे, ऊपर नीचे कहीं पे भी घूमोगे, बट बैरक्स में या बेड पे वापस कोई नहीं जाएगा। फौज तो छूट गई, बट अभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अभी भी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ ये चीज़, बिकॉज इट्स अ गुड ड्रिल।
जाने के बाद लोगों की आदत बन जाती है कि यार नहीं, सर ने सिखा रखा है खाना खाने का थोड़ा 10-15 मिनट घूमते रहो। इतनी छोटी छोटी चीज़ें, समथिंग टू लर्न। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो है, ठीक है। बाकी बंदे हमारे मजबूत हैं। को बोलते हैं हथियार टेक्नोलॉजी, मुझे क्या करना है हथियार टेक्नोलॉजी का? हथियार टेक्नोलॉजी, इस माइक की भी क्या ही वैल्यू है? आप कितना भी ले आओ, अगर मैं इसमें बात डर डर के करूँगा, मजबूती से नहीं बोलूँगा, कुछ अच्छा नहीं बोलूँगा, इस माइक की कोई वैल्यू नहीं है। आप जो सवाल पूछोगे उसकी वैल्यू है, आपकी वैल्यू है। आई डोंट बिलीव इन इक्विपमेंट। सबसे बढ़िया घातक इक्विपमेंट है ना, आदमी है। बर्फ़ में चढ़ा दो, जंगल में घुसेड़ दो, रेगिस्तान में डाल दो, कहीं पे भी। एग्ज़ाम आ रहा है, लोग उससे डर रहे हैं। मैं उनको बताता हूँ, सर मैं डर लग रहा है थोड़ा सा, मैं फ़ौज में जाना है। बोला हाँ। मैं एक आदमी फट्टू जो एग्ज़ाम से डरता है, आपको लगता है बेटा फ़ौज के लायक हो और आपको जाना चाहिए फ़ौज में? कहते सर बात तो आपकी सही है। सही है ना, मैं फ़ौज का छोड़ देता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं। मैं आज तो किताबों से भाग रहा है, कल को गोली चलेगी तो देश छोड़ के ही भाग जाएगा पीछे मुड़ के, मुझे लग रहा है। नहीं नहीं सर, मैं अब नहीं डरूंगा सर, मैं तो कर ले, यू नो। माइंडसेट ही चेंज हो जाता है। यार माइंडसेट दो ही तरीके। मैं तो अभी आई हैव रीच्ड एट दैट स्टेज ना, इतना देखता हूँ, इतनी प्रॉब्लम ना, लोगों ने मेरे को ऐसा ट्रेन कर दिया है कि मैं बहुत ब्रूटली मतलब रियलिटी चेक देता हूँ उनको। ठीक है सर, मुझसे ये नहीं हो पाएगा सर, मैं छोड़ दें? नहीं सर, बट मैं करना चाहता हूँ, मैं कर ले। बट सर वो मेरे घर वाले कहते हैं तू उसके लिए नहीं बना, मैं छोड़ दे। बट सर मैंने बचपन से ही सोचा कर ले। बट सर कभी कभी लगता है मैं छोड़ दे। बट सर मेरा बचपन का सपना, मैं कर ले। तो आखिर मतलब कर ले मत कर ले छोड़ दे, यही लगा रहता है। कहते सर मैं समझ गया आप क्या समझाने। मैंने कहा ब्लडी यू आर कंफ्यूज्ड गाय, डिसाइड कर ले पहले करना क्या लाइफ में। करना नहीं करना, करना है देन डोंट गिव मी रीजन। नहीं करना, 1000 तरीके हैं यार, तो निकाल ही लेगा बहाना कोई ना कोई। पाकिस्तान आर्मी से कुछ सीखने लायक या उनको सिखाने लायक कोई चीज़ है? उनके स्नाइपर्स अच्छे हैं। साइबर स्नाइपर्स आर रियली गुड। स्नाइपर्स ओके, रियली गुड। एविएटर्स आर गुड। बाकी जगह एविएशन में आप कभी भी देखोगे ना, तो मैंने उनको पहली बार देखा, चॉपर जो होता है वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग होती है, ऐसे जाता है और ऐसे उतरता है, ये देखा ना मूवीज में भी। पहली बार ही मैंने देखा कि रनवे पे इस तरह से दौड़ते हुए और फिर उसके बाद में यूं टेक ऑफ करते हुए चॉपर को, हेलीकॉप्टर को, और उसके बाद में लैंडिंग में भी ऐसे ही करते हैं। दैट वाज समथिंग ग्रेट यार। क्यों चॉपर में ऐसे क्यों कर रहे हैं? भाई कर सकता है, वो कर रहा है, रीजन तो मैंने पूछा नहीं कभी भी, बट वो समथिंग अमेजिंग, यू नो। सीधा वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग है, वो गलत सही है मुझे नहीं पता, बट इट इज़ अ क्रेजी स्टफ, यू नो, कि वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग की बजाय वो ऐसे ले जाना और ऐसे ले जाना। फिर हमारे को जैसे मेरे बंदे थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला साहब, गुरके थे सारे, तो उनको बड़ा मन था, बोला साहब हमने ये बड़ा एक चक्कर लगाया, घुमाई दिन चाहिए इन्होंने ले घूम चा कुछ घर हो सकता है जो ले, आप कुछ कर सकते हो इसके बारे में। तो मैंने वहाँ पे 1-2 कंटीजेंट थे, उनसे पूछा, मैंने कहा ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, है ना, जो भी कंटीजेंट। दिस देयर रूल ऑफ पोजीशन, आई नीड टू स्पीक टू द हेड कोर एंड आई विल कम टू यू, बट आई विल कम बैक टू यू मेजर, राइट। बट एक वो और एक रशियन, उनको बोला, उनको कोई प्रॉब्लम थी, उन्होंने बोला क्या जनाब छोटी सी बात करिए, आप भला ही सब अपने बंदों को, मैं कैसे करूँ? बोला ट्रेनिंग शॉर्टेज दिखा देंगे जनाब, आप लेके आइए। घुमा घुमू को उन्होंने बड़े पूरा कहते सर और बताइए और क्या सेवा कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं यार, बढ़िया। तो यू नो दिस वॉज समथिंग गुड, आई लाइक्ड। मे बी इट वॉज पर्सनैलिटी ओरिएंटेड, नॉट दैट एवरीबडी इज लाइक दैट, बट हुम आई मेट दे वर लाइक दैट। फिर एक मेहमान नवाजी अच्छी है ना। खाने के टाइम पे अब जब जाओ, वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या आपको ब्रेड रख देंगे, खाना ठंडा पड़ा रहेगा, पड़ा ही रहेगा। शाम को आने वाले हैं, सुबह ही रख दो। अपने यहाँ होता है ना गर्मा गर्म खिलाएंगे, उनके यहाँ होता है बस खिला दो ड्रिंक के साथ में गिव ब्रेड एंड एवरीथिंग एज ओल्ड कोल्ड स्टफ। बट बोल क्या गर्मा गर्म पनीर का पराठा, इसका पराठा, ये पराठा, मेहमान नवाजी अच्छी है उनकी, यू नो। यार बेसिक ह्यूमन नेचर ना, आई रियलाइज व्हेन यू आर इन वॉर यू आर डिफरेंट, यू नो। फिर तो बेस्ट ऑफ द फ्रेंड भी है, चाहे वो दूसरी तरफ से वो पक्का मार दिया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बट नॉर्मल में जब आप रह रहे हो घर पे भी 24 घंटे आप लड़ाई नहीं कर रहे, बट नॉर्मल ह्यूमन बेसिक नेचर मोर लेस हर एक का ऐसे ही है, चाहे उसकी आंखें छोटी हों, आंखें बड़ी हों, दाढ़ी हो ना हो, जैसा भी हो, ह्यूमन बेसिक नेचर ना मोर लेस वैसा ही है सभी का। और यूएस आर्मी अगेन एट अ फंक्शनल पर्पज, एट द एक्सरसाइज एंड एज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है ना, उन लोगों का उतना ही लेवल पे, बट नॉट इन ऑपरेशंस। सूडान वगैरह के अंदर वो लोग रहते हैं, बट दे आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व। वहाँ पे जो कंटीजेंट आते हैं वो मेजॉरिटी में अपना इंडियन, पाकिस्तानी एंड बांग्लादेश, सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन ये 3 कंट्रीज का है। अगर कंट्री की सिक्योरिटी को देखा जाए तो कहाँ कहाँ पे थ्रेट है आजकल? सबसे ज़्यादा थ्रेट अंदर है। अंदर जैसे नक्सली? नहीं यार, नक्सली अभी कल परसों भी कोई बोल रहा था मैं। अब नक्सल तो इतना बोल देते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं नक्सल का लास्ट हादसा या कोई इंसिडेंट हमने कब सुना था? याद आ रहा है? 7 to 8 years हो गए होंगे। 7 से 8। देन व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट? सी आई टेल यू, मैं आज से तकरीबन 5 साल पहले गया था रायपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के अंदर, यू नो।
मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो उस समय की बात है, 6-7 साल पुरानी बात। आपको क्या चाहिए? आप एम्स ढूंढ रहे हैं, आप रेडिसन होटल ढूंढ रहे हैं, इंडस्ट्री के नाम पे वॉट एवर बेस्ट यू वांट यू विल सी इट देयर, यू नो। पहले वहाँ पे कुछ नहीं था। आज की तारीख में इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाके देखेंगे तो मेजर इन्वेस्टमेंट्स आर इन दैट एरिया। लोग बाहर बाहर से आकर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सरकार जो दे रही है सब्सिडीज़, ठीक है, बाकी जो फैसिलिटीज़, वेरी चीप लेबर, ठीक है, एडिकेट लेबर, ठीक है, एंड बाकी जो सुविधा आपको दी जा रही है वो बहुत है। बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ जा करके। एंड जिस तरह का ओवरऑल ग्रोथ और जो प्रोग्रेस हुई है ना, जो आदमी पहले जंगल की तरफ भागता था वो भी बाहर की तरफ आ रहा है। वाई? बिकॉज ही नोज, है ना, कि वहाँ जान जाने का खतरा है और यहाँ पे जाऊँगा तो नौकरी मिलेगी, शान से जी सकता हूँ, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ। सो लॉट ऑफ इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन, लॉट ऑफ गुड चेंजेस हैड हैपेंड। एम्स जैसी इंस्टीट्यूशन वहाँ पे आ गई हैं, बड़े बड़े होटल्स आ गए हैं, लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन जनरेटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और उस समय गया था तब भी उन्होंने वहाँ पे नेशनल गेम्स कंडक्ट करवाए थे, ठीक है। तो दे हैव गॉट दैट काइंड ऑफ स्टेडियम ऑल्सो। सो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, बट पीपल आर नॉट प्रोजेक्टिंग, है ना, अबाउट इट। वो बहुत ज़रूरी है। नक्सल था किसी ज़माने में, बट अभी उस मैग्नीट्यूड पे नहीं है अभी आज की तारीख में, ओके। टू दैट लेवल। थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो इंटरनली और क्या थ्रेट है फिर? इंटरनली जो मैं बोल रहा हूँ, इंटरनली बहुत थ्रेट है। थ्रेट ये है इंटरनली कि सबसे पहले जब हमारा अपना खुद का अंदर का हिसाब किताब कमज़ोर है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, है ना, ये आपस में बहुत बड़ा थ्रेट है एक दूसरे को। सारे टाइम पे 100 में से 99% इनका एफर्ट एक दूसरे को, है ना, बुरी बातें बोलने में, बदनाम करने में और एक दूसरे को ये दिखाने में कि वो ख़राब है, मैं बेहतर हूँ, इसमें जाता है। वो 1% चांस भी नहीं ले रहे हैं जनता के लिए कुछ काम करने के लिए। बहुत बड़ा थ्रेट है कि जहाँ पे, है ना, लीडरशिप इतनी कमज़ोर हो और आप इतना टाइम वेस्ट करते हो, ठीक है, एंड यू वेकअप ओनली कुंभकर्ण की तरह 5 साल में एक बार जागते हो। क्या कैंपेन आ गया, अब चलो हाथ जोड़ने का समय आ गया, अभी मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, बड़ी बड़ी रैलीज करेंगे, सभा करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। बहुत बड़ा थ्रेट अपने आप में। जिस आदमी ने काम करना है, अभी काम करोगे तो, है ना, कुछ अच्छा होगा, इकॉनमी भी तभी मजबूत होगी। बातों से देश चलता नहीं है, बट हम तो बात भी ढंग से नहीं करते। वेदर इट इज पार्लियामेंट, कभी नाराज़ हो जाते हैं, कभी हल्ला कर देते हैं, कभी छोड़ के चले जाते हैं। मैं तो उसको थ्रेट ही मानता हूँ अपने आप में। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट ओवरऑल। एक छोटे गांव से लेकर के, वो चाहे सरपंच हो, सरपंच से लेकर के चाहे आईएएस अधिकारी है, आईपीएस है, ठीक है, कहीं पे भी हो, किसी भी सिस्टम का हिस्सा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंध रखता है, चाहे कानून से संबंध रखता हो, जिसका जो काम है सही टाइम पे आकर के बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम कर दे, ठीक है, बहुत बढ़िया चाहेगा, है ना। जब सुख शांति रहेगी, चारों तरफ आदमी सेफ फील करेगा, सिक्योर फील करेगा, तो एनवायरनमेंट अलग ही होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा थ्रेट है। लोग घर से बाहर निकलने में थ्रेट महसूस करते हैं। अपनी लड़की को बाहर भेजने में डर लग रहा है, रात को वर्क प्लेस में जा रहे हो तो वहाँ पे डर लग रहा है, आप अपने वर्क प्लेस पे सेफ फील नहीं कर रहे हो, तो डर ही है। बाहर वाला डर तो फौजी बैठा है, संभाल लेगा, आप अंदर का देखो, बहुत बड़ा थ्रेट है भाई। आपको 24 घंटे आप पाकिस्तान की लड़ाई नहीं कर रहे ना, 24 घंटे चाइना के साथ नहीं कर रहे, बट ये जो अंदर की लड़ाई है तो 24 घंटे की लड़ाई है। हर रोज़ आपने बाहर निकलना है घर से बाहर, ठीक है। आप ट्रैफिक ढंग से नहीं चलाते हो, हेलमेट लगाते नहीं हो, ठीक है। कितने लोग हैं जो मर रहे हैं, कि पेरेंट्स हैं और रो रहे हैं, बट 1000-1500 की भी कीमत नहीं लगा रखी है अपने, है ना, लाइफ की लोगों ने, इतना हल्के में लेते हो। और वो आदमी आगे सोशल मीडिया पे कमेंट करके चला जाता है कि वे सिक्योरिटी ऐसी है, फौज ऐसी है, वैसी है। अरे यार भाई, हेलमेट तक तो आप लगाते नहीं हो, है ना। और इतना बुद्धिमान प्राणी वो भी कमेंट देने की क्षमता रखता है। ये बहुत बड़ा थ्रेट है अपने आप में। जहाँ पे इतने इर्रेस्पॉन्सिबल यंगस्टर है या कोई यूथ है ना, आप ड्रग्स ले रहे हो, बहुत बड़ा खतरा है अपने आप में। ना आपको माँ बाप की कोई वैल्यू है, ना फैमिली की कोई वैल्यू है। जो आदमी अपने परिवार की वैल्यू नहीं समझ पा रहा, आपको लग रहा है वो समाज के लिए कुछ कर देगा, बुरे तरीके से जड़ खराब हो रही है। आप जम्मू जाके देख लो, पंजाब जाके देख लो, जम्मू पंजाब इन मेकिंग है आज की तारीख में। कितने लोगों से मैं मिल चुका हूँ, बहुत बड़ा खतरा है अपने आप में ड्रग्स का। व्हाट्सएप पे मैसेजेस हैं कि कितने ग्राम कितना वो लगेगा, ठीक है, आपको कहाँ पे चाहिए। इंस्टीट्यूशंस में इतनी फ्रीडम दे रखी है बॉयज़ गर्ल्स की, इस कॉरिडोर के बाद तो पेरेंट्स भी अलाउड नहीं है, ठीक है। डू व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ा वो है। पुअर एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा खतरा है। जब आप बेसिक पढ़ाई ढंग से नहीं करा पा रहे स्टूडेंट्स को, तो ये क्या है, तो आप क्या ही करोगे। एवरीबडी वांट्स टू गो टू कनाडा, एवरीवन वांट्स टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। पेरेंट्स की वो नहीं, पूरी ज़िंदगी में जो कमाया है बस हर बच्चे को लगता है वहीं जाके चमत्कार करूँगा। होम ग्राउंड पे यहाँ कोई खेलना ही नहीं चाहता। आई डोंट नो व्हाई, दे डोंट इवन रियलाइज़ कि जब हर आदमी बाहर भागता है, ठीक है, तो आखिरी में ऐसे जो माँ बाप पे दुखी तो होते ही हैं, बट आखिर में तो जब जाते हैं शमशान घाट के लिए, तो वो तो जाते भी पड़ोसियों के कंधे पे, पहुँच ही नहीं पाते हैं लोग। ये अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है। लॉट ऑफ यूथ इज़ माइग्रेटिंग आउटसाइड। अरे तुम अपनी इतनी औकात क्यों नहीं पैदा करते कि बाहर से आदमी यहाँ पे आए, ठीक है। आप बाहर के लोगों को काम पे क्यों नहीं रखते। काम ढूंढने हर आदमी बाहर जाना चाहता है,
हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, काम यहाँ रह के कोई नहीं करना चाहता है। ये बहुत बड़ा खतरा है अपने आप में। ओवरऑल जो सोसाइटी का हमारा वो है, सोशल मीडिया पे या किसी भी चीज़ के ऊपर आधे ज़्यादा टाइम हम खुद बकवास करते हैं, ठीक है, और इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन देते हैं। कारगिल के टाइम पे भी ये गलती की थी, एक रिपोर्टर आगे फद्दू है ना, हम यहाँ से बोल रहे हैं वहाँ से बोल रहे हैं, है ना, यू बड़ी डाइवर्स लोकेशंस, इतने हल्के में बोल देते हैं, कुछ भी उठा के फौज का कहीं भी शेयर कर देते हैं। वो बहुत बड़ा अपने आप में एक इशू है, सिक्योरिटी, यू नो। आई पर्सनली फील सेफ्टी सिक्योरिटी की हम जब बात करते हैं ना, तो ज़्यादा टाइम आदमी दुनिया में ज़्यादा कमी ढूंढता है, खुद के अंदर ना नहीं ढूंढता है। वन शुड फोकस इनवर्ड्स रादर देन आउटवर्ड्स। बाहर के लिए बड़ा सिंपल सा है यार, ये बाउंड्री है, इसमें कुछ भी उधर से आएगा मैं ठोक दूंगा, कितना सिंपल है। यहाँ पे देखो अंदर सारे अपने लोग हैं, बाहर से कोई नहीं आ रहा है ना, मार नहीं सकता, ठीक है, सख्त नहीं हो सकते, ठीक है, इनके ऊपर बम नहीं फेंक सकते, थप्पड़ नहीं मार सकते, ठीक है, 50 तरह की पाबंदियाँ हैं और वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आप सिर्फ मोटिवेट करोगे, हर एक को कर लोगे। बाहर से आने का सिर्फ 10 आदमी का खतरा है, यहाँ पे ऑलरेडी 1.4 बिलियन लोग बैठे हैं अंदर। अब बताओ आप किधर है? मेरे हिसाब से तो आई एम वेरी क्लियर, बाहर का तो देख लेंगे यार, सबको पता है, फौज इतने टाइम से है, सबको पता है। इंजीनियर्स वाले को मालूम है उसने किधर माइनफील्ड लगानी है, एसी वाले को मालूम है कि रास्ता कितना लंबा है, कितनी गाड़ियाँ लगेंगी, लोडिंग में कितना टाइम लगेगा, मैन पावर कितनी चाहिए, कितने टाइम पे मुझे वहाँ पे पहुँचा देनी है रसद, नोस। सिग्नल वाले को मालूम है कि लड़ाई जब शुरू होगी सबसे पहला बंदा मैं निकलूंगा, तार यहाँ से लेके वहाँ तक मैंने बिछानी है, इतने लोग लगेंगे, रिसोर्सेज नहीं मिली कंधे उठा के लेके जाऊँगा बट लगा दूंगा। बैकअप मेरा कम्युनिकेशन का ये रहेगा। इन्फेंट्री वाले को टास्क मिल गया, उसे मालूम है कि भैया बारिश हो, दिन हो, रात हो, मेरे को उधर पहाड़ पे चढ़ना है, काम करना है, मतलब करना है, कोई किसी तरह की हिंड्रेंस, शिकायत, चैलेंज नहीं है। आरटी वाले को ऑटोमेटिक मालूम है कि भैया इन्फेंट्री वाला जा रहा है, ये ठीक ठाक पहुँचे, दुश्मन की गर्दन नीचे रखनी है, इतने पहले फायरिंग शुरू कर दूंगा। दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर जॉब। ये इंटरनल, इसके अंदर भी अगर कोई आदमी इन्फिल्ट्रेट होके भी आ जाता है तो पीछे आरआर बैठी है, आरआर को मालूम है कि आप आइए जरा, है ना, सेवा का मौका दीजिए, हम लोग यहीं बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। आरआर क्या है? राष्ट्रीय राइफल्स। ओके, ठीक है, रोज रौनक लगाती है, रोज हैप्पी बर्थडे बना देते हैं किसी ना किसी का। एवरी डे दे आर सेलिब्रेटिंग हैप्पी बर्थडेज ऑफ पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम अक्रॉस। तो बाहर के तो चिंता छोड़ देनी चाहिए लोगों को, थोड़ा बहुत है ना जिम्मेदारी अंदर की ले लो, बाहर का तो छोड़ दो आप फौज के ऊपर, है ना। आर्म फोर्सेज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी बहुत सक्षम है, दे नो दे जॉब, दे हैव बीन ट्रेन्ड वेल, दे हैव रिसोर्सेज, दे विल टेक केयर। ठीक है, अब मेरे लास्ट के 2 ही सवाल हैं आपसे। एक सवाल है विमेन को लेकर कि वुमेन इन आर्मी, इसको लेकर आपका क्या रिव्यू है? अच्छी बात है भाई। देखिए, समाज में हर जगह कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जहाँ पे सिर्फ मेल रहते हैं। घर में मेल फीमेल है, पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन है, कॉलेज में, स्कूल में दोस्त हैं, लड़का भी है, लड़की भी है, टीचर भी है, मेल टीचर है, फीमेल टीचर है। वर्किंग प्लेस के अंदर बॉस हो, एम्प्लॉय हो, कलीग्स हो, मेल फीमेल उधर भी हैं। तो फौज में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वाई ओनली द फर्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड वी क्वेश्चन ओनली द रोल ऑफ वुमेन इन आर्मी? कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जगह हो सकती है तो यहाँ पे भी हो सकती है। दो आप उनको, अगर वो आना चाहते हैं तो आप क्यों रोकना चाहते हो? पहली बात, ठीक है। प्रधानमंत्री बना सकते हैं, हमारे रही हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, शी वाज द लेडी। तो अगर आप प्रधानमंत्री बना सकते हो अपनी खुशी से चुन करके और देश चलाने की बेहद जिम्मेदारी दे सकते हो एक लेडी को, तो फौज में अपना रोल अदा करने का हक नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर वाई वी आर आस्किंग इट? होना चाहिए और ठोक दबा के होना चाहिए। दूसरा, किसी ने पूछा था कि सर वुमेन ऑफिसर्स, अरे यार ओनली ऑफिसर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां ना जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, ठीक है। ऑफिसर मतलब ऑफिसर, वाई वी आर कैटेगराइजिंग, है ना। आप ये भी तो बोल सकते हो कि ओनली ऑफिसर्स। भाई मेल हमें जी क्या ही करना है, हथियार चलाना दोनों को सिखा रहे हैं, तनख्वाह भी पूरी मिल रही है, प्रिविलेजेस भी वही हैं, ट्रेनिंग भी वही है, गलती करोगे पनिशमेंट पश्चात वाहिगुरु भी वही है, तो क्या दिक्कत है भाई? नज़ारे आप जैसे देखना चाहोगे, नज़र रखोगे ना, वैसे दिखेंगे। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। सर, आपसे इतनी देर बात करते करते एक चीज़ तो मेरी क्लियर हो गई है कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। सो अब आपके क्या प्लान्स हैं आफ्टर रिटायरमेंट? यार आफ्टर रिटायरमेंट तो 4 साल हो गए मुझे, मैं काम कर ही रहा हूँ लोगों के साथ में। आई जनरली एकेडमी रन करते हैं अनप्लग्ड सोल्जर, उसके बारे में अकेडमी तो नहीं बोलूँगा मैं, घर बोलता हूँ उसे। ओके, मैं सिर्फ सोल्जर अनप्लग्ड लिखा है, उसके आगे अकेडमी कभी नहीं लगाया, ना पोस्टर यूज़ करता हूँ ना कुछ और। सिर्फ सोशल मीडिया पे एक इंस्टाग्राम है जहाँ पे मैं जाता हूँ, जो भी अपडेट होती है वो लिंक्डइन में बायो लिंक में डाल देता हूँ। किसी ने देख लिया भूले भटके तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। इसमें होता क्या है? सब कुछ लाइफ जीते हैं हम लोग, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग सब आते हैं। बट अभी मैं इसका एक नया एक्सटेंशन खोलने जा रहा हूँ, वो है अबाउट द रिटन एग्जाम फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जिसके अंदर कुछ बहुत तगड़े यूएसपीज मैं दूंगा, है ना। कि पहले मैं था कि भाई मैं ऑनलाइन अपना वो नहीं दूंगा, रिकॉर्डेड सेशन नहीं दूंगा,
नोट्स नहीं दूंगा। तो 2 मैंने पायलट प्रोजेक्ट करके देखे छोटे लेवल के ऊपर, 1 साल लगा। मेरे 1 साल में सारी चीज़ समझ में आई। सो नाउ वी आर इनटू दैट प्रोसेस जहाँ पे वेबसाइट इज़ रेडी एंड आई विल मेक इट ए वन स्टॉप डेस्टिनेशन। कोई पढ़ने आए चाहे ना पढ़ने आए, मोटिवेशन भी चाहिए तो वहाँ चले जाओ, कुछ इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो वहाँ चले जाओ, कुछ और लाइफ के सवाल जवाब है आपको आंसर वहाँ मिल जाएगा। अब मत लीजिए कोर्स, बट जस्ट गो एंड फाइंड आउट है ना व्हाट यू वांट, वन स्टॉप डेस्टिनेशन। बिकॉज मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं ना अरुण, मैं हैंडल नहीं कर पाता उतने। हर एक आदमी को पर्सनली गाइड करना इज़ नॉट ईजी थिंग। बट इसमें कुछ यूएसपीज जो है वो ये रख रहा हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं हम 3 महीने में आपकी ट्रेनिंग कराएंगे, मैं 6 महीने की ट्रेनिंग दूंगा। जितने में लोग फीस देते हैं उससे आधी फीस में दूंगा और डबल टाइम ट्रेनिंग कराऊंगा। एग्जाम से 1 महीने पहले पूरा कोर्स खत्म करा दूंगा। आखिरी के 1 महीने के अंदर ना हेल वीक बना दूंगा उनका, पूरा मॉक टेस्ट, रिटर्न एग्जामिनेशन। ये वो आदमी बोले यार इतना ही रगड़ दिया है, एक एग्जाम 3 घंटे का क्या ही फर्क पड़ता है, डरना छोड़ देंगे लोग। उनको पता लगेगा कि रगड़ने का टाइम, डरने का टाइम निकल गया, अभी करके दिखाना है मुझे। जैसे आपने मेरे साथ शेयर भी किया था कि ज़रूरी नहीं कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करो तभी आप इस जगह पर आप जाओगे। हाँ जी, आपने कहा था कि किसी को ब्लड कैंसर था, आई गेस। बहुत एग्जाम्पल है ऐसे, वही बता रहा हूँ ना। मैं जो काम करता हूँ वो ये है कि आदमी को जीना सिखाता हूँ। किसी भी हालत में ना भाई हथियार नहीं डालेगा, कुछ भी हो जाए, प्रॉब्लम जितनी भी बड़ी हो आप बता दो। अभी तो ऐसे लोग हैं बेचारे जो नियर डेथ है एक्सपीरियंस, एंड वो आ जाता है। वो किस लिए आता है मेरी समझ से बाहर है। प्रॉब्ली दिस इज वन क्वेश्चन आई हैड फॉर यू ना, पोस्ट अपना ऑफ स्क्रीन आई वांटेड टू आस्क यू व्हाई इट इज हैपनिंग विद मी, है ना। द जर्नी ऑफ किलिंग टू हीलिंग मेरे बिल्कुल समझ से बाहर है। हालांकि आई एम एंजॉइंग इट मोर, ठीक है। कोई कह रहा है कि पास थेरेपी रिग्रेशन करो, कोई कह रहा है क्यों, हालांकि मुझे कोई शिकायत नहीं है, बट आई वुड लाइक टू नो व्हाई जो आदमी क्लोज टू डेथ है वो मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है, एंड व्हाट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी एंड व्हाट कैन आई डू। हालांकि मुझे मालूम है क्या कर रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, आई हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड आउट रीजन। आई विल टेक योर हेल्प इन केस यू कैन। यस आई कैन एंड आई विल। एंड जो रिटर्न वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे। ओके। जो वीडियोस भी उनके लिए तैयार कर रहा हूँ वो इस हिसाब से है कि अकाउंटेबिलिटी में 100% बढ़ा दूंगा। ये नहीं कि आपकी जो मर्जी आया आपने वीडियो खोल के देख लिया। अब वीडियो को सिर्फ उसी समय क्लिक कर पाएंगे दूसरे को जब आपने पहले वाला पूरा देखा है और आपने अपना होमवर्क किया एंड यू अटेन सर्टेन क्वालिफाइड लेवल। उससे डायरेक्टली मुझे पता रहेगा कि अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा। पेरेंट्स को भी जब है एक बार क्लिक मार लें, दे विल गेट टू नो कि इसने काम नहीं किया। 6 महीने बाद नहीं, रिजल्ट डेली बेसिस पे तय रखूंगा। सो इसके लिए कोर टीम है जिसके अंदर पहले मैं अकेला था, मेरे साथ 3 वेरी पैशनेट अपना आर्मी ऑफिसर्स आर देयर, यंग फेसेस आर देयर, डे नाइट दे आर वर्किंग ऑन इट। कुछ ऐसा निकाल के लेके आऊँगा जहाँ पे ना आदमी को लगे कि लाइफ में एक बार मेहनत करी है मैंने। हाउ कैन एनीवन कांटेक्ट यू फॉर दिस? यार मैं तो वैसे अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम इज़ द बेस्ट प्लेस, बट इतने मैसेजेस आते हैं बट उसमें कोई लिखता हाय। अब हाय का क्या जवाब दूँ? कोई लिखता हाय हाय, मैं लिखता हूँ हाय हाय। स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ ले एक लाइन के अंदर या एक मैसेज में, मैं पक्का करूँगा। मैं डेफिनेटली रीच आउट टू पीपल। इंस्टाग्राम पे डीएम कर दे, अगर इंस्टाग्राम पे डीएम करे वो सबसे आसान तरीका है। अदरवाइज उसके बाद में जो सोल्जर अनप्लग की जो वेबसाइट अभी आने वाली है, सोल्जर वेब अनप्लग की जो वेबसाइट है उसके अंदर भी मैं एक कॉलम बना रहा हूँ, ये है ना। एंड अदरवाइज जो बायो लिंक के अंदर सोल्जर अनप्लग अपना जो मेरा पर्सनल आईडी है प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे, उसमें जो बायो लिंक है, बायो लिंक के अंदर एक फोल्डर दिया हुआ है एसएसबी इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके। उसके अंदर वन ऑफ द पेजेस है ना, लोकेशन, द कॉन्टैक्ट नंबर्स, एवरीथिंग इज गिवन। तो उस पर मैसेज डाल दे मेरे को, देर से वेर डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रीच आउट टू पीपल। मैं ये लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। सो आई थिंक दिस इज द एंड फॉर आवर पॉडकास्ट। There is nothing and this is just the beginning for the next. Yes, beginning for the next. So ये मेरा आपके साथ सेकंड लास्ट पॉडकास्ट है और हमेशा नहीं, not second last. This was the हर बार first. यही बोलूंगा, This was the second first. last. This was the first. Thank For you so next thing, much. you should come to my location. Yeah, You'll sure, love sure. it. So वहाँ पे बाकी के व्यूज भी मिल जाएंगे आपका जो ओपन है। आप जो लोग बैठे हैं आप उनसे पूछना, आप 10 तरह के सवाल एंड यू विल सी लॉट ऑफ स्टोरीज, है ना, इन द एयर। एक स्टोरी मेरे दिमाग में भी आ रही है। जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं तो हर एक प्लेनेट एक देवता का है, एक भगवान का है। सो जो मंगल प्लेनेट होता है उसे हम नर्सिंग अवतार से रिप्रेजेंट करते हैं और वो इन्हीं सारे डिपार्टमेंट्स को रूल करता है, आर्मी, डिफेंस, वेपन्स। और अगर आप नर्सिंग अवतार को देखोगे तो उनका जो अवतार हुआ था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, सो वो सिर्फ एक टास्क के लिए हुआ था कि आई हैव टू डू दिस टास्क। और उसके लिए जो भी वेपन्स चाहिए थे, जो भी अटायर चाहिए था, ही वॉज रेडी। उनका अवतार हुआ प्रहलाद को बचाने के लिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। नाखून से ही कर देगा। सो ऐसी हमारी आर्मी होती है, ठीक है, कि एक वो काम दे दिया, चाहे सीनियर ने बोला चाहे कंट्री ने बोला, वो करना है तो करना है, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। ट्रू। सो दैट इज़ वाई हम मंगल को नर्सिंग से रिप्रेजेंट करते हैं और सेम रिप्रेजेंटेशन हमारी आर्मी का। तो मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूँ ये बात।
थैंक यू सो मच, मुझे याद रहेगा। टेल पीपल अबाउट दिस। तो थैंक यू सो मच कर्नल साहब हमारे पॉडकास्ट पे आने के थैंक लिए। यू, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग। राधे राधे। राधे राधे।